बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आपको इस शो में जिसका नाम है रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। इसी के साथ साथ आपने जो ईद स्पेंड की वो भी अच्छे तरीके से स्पेंड की होगी, काफ़ी हल्ला गुल्ला किया होगा, दोस्तों के घरों में गए होंगे, एंजॉय किया होगा। और इसी के साथ साथ वो लोग जो आपसे नाराज़ थे किसी गलती की वजह से, कोताही की वजह से, उन लोगों को आपने माफ़ किया होगा। यही ईद का जो है वो पैगाम था। नाज़रीन, रोही एट 10 की टीम की तरफ से, तमाम प्रोड्यूसर्स, तमाम हमारे एंकर्स, उनकी तरफ से आप सब लोगों को बिलेटेड ईद मुबारक। नाज़रीन, वीकेंड है पड़ा, लॉन्ग वीकेंड था, ईद की छुट्टियां थीं, उसके बाद बंदे का काम करने का उस तरह दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन बहरहाल हमने अपने कामों की तरफ दोबारा लौटना है और मुल्क और कौम की तरक्की में अपना छोटा सा हिस्सा लाजमी डालना है। वो अपने मौजू की तरफ चलते हैं। आज का मौजू जो है वो नहायत ही अहम है। आज हमने बात करनी है हमारे डाइटरी चेंजेस पे। रमज़ान में हमारी की ख़ास रूटीन थी, हम सहरी के वक्त उठ रहे थे, फिर अफ्तारी के वक्त खा रहे थे, तो एक बड़ा गैप था। इसी के साथ साथ हमारे जो खाने पीने की विंडो थी वो भी बहुत ही छोटी थी। अब हमारी जो रूटीन है ईद के बाद वो अक्सर बदल गई है। ईद पे हमने भरपूर खाना खाया, पानी पिया, जो भी हमारी रूटीन थी उसको उस तरह फॉलो नहीं किया, रमज़ान की जो हमारी रूटीन थी। अब इसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे क्या हो रहा है, इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। क्या इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़हीर बाबर साहब, जो कि होम्योपैथिक फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया। ईद कैसी गुजरी सर आपकी? ठीक गुजर गई? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं राना सलमान ज़मीर साहब, आप सबके बड़े फेवरेट हमारे एंकर पर्सन, और इसी के साथ साथ रिपोर्टर के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं। इनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि इनकी ईद कैसी गुजरी और इसी के साथ साथ शहर भर में ईद के इंतज़ामात कैसे थे। थोड़ी सी जो हमारी इंटरनेशनल सिचुएशन है उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी ऊपर गई, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, लोगों ने फिर भी क्या ईद को एंजॉय किया या नहीं किया, ये तफसीलन गुफ्तगू कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम राना सलमान ज़मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम तिहामा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तिहामा, आपको खैर लेट ईद मुबारक, खैर और मेरे व्यूअर्स को भी, हमारे रोही की जितनी फैमिली है उसको भी लेट ईद मुबारक। मगर ये है कि ईद पर आपको पता है कि हम लोग छुट्टी पर नहीं होते, हमारी ड्यूटीज़ होती हैं। तो जिस तरीके से सिक्योरिटी इदारों की हमारे जो है वो ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं अपने अपने, तो हम भी उसी तरीके से आवाम की, क्योंकि हम आँख हैं और हमने आवाम को दिखाना होता है, तो इस वजह से हमारी भी छुट्टियां जो हैं वो मनसूख हो जाती हैं, ख़ास तौर पे स्पेशल ओकेजन्स के मौके पर। बिल्कुल ऐसे ही है, तो हमें काम ही करना होता है। मगर इस दफ़ा की ईद जो है वो मैं ये देख रहा था कि उस तरह की नहीं थी जिस तरीके की एक हमें ईद का समा नज़र आता है। अच्छा, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही थी, क्योंकि एक तो हमारे वैसे ही इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया था, और जब उसके साथ साथ जब पेट्रोलियम मसनूआत का अचानक से बूम आया, क्योंकि इंटरनेशनल सतह के ऊपर कुछ मामलात बिगड़े, तो उसकी वजह से भी बहुत से लोग जो थे उनकी क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर हुई। ख़ास तौर पे उस तबके की सबसे ज़्यादा हुई जो कि नौकरी पेशा था। कारोबारी हजरात तो फिर उनके पास पीछे बैकअप होता है। जो नौकरी पेशा बंदा होता है ना तिहामा, उसने उसी सर्कल में ही घूमना होता है। ख़ास तौर पे मैं उस नौकरी पेशे बंदे की बात कर रहा हूँ जो कि एक बहुत यूँ समझ लें कि ना होने के बराबर हमारी नज़र में, जिनकी तनख्वाह जो है वो 25 से 30 हज़ार है। और आप बड़े हैरान होंगे इस चीज़ को कि मैं प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करने गया तो मैं देखकर हैरान था कि आपकी इंडस्ट्रियल स्टेट की जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, ये 25-30 हज़ार रुपये से ज़्यादा तो किसी को देती नहीं है। और जबकि मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से खुद कहा गया था कि जी एक उजरत जो है वो अब महीने की तकरीबन कोई 40 से 47 हज़ार के दरमियान होनी चाहिए। अब आप ये देखें कि जिस शख्स को 25 से 30 हज़ार मिल रहा है वो अपनी ईद किस तरह मनाएगा। मैं जब मार्केट्स में गया हूँ तो आप ये देख लें कि एक बच्चे का सूट जो है वो इस वक्त 3,000 रुपये का, बिल्कुल ऐसे ही है मिनिमम। और ये वो बात करें जो किसी ब्रांड्स के नहीं, हाँ जी, ये ब्रांड्स के नहीं है। ब्रांड्स के तो फिर वो तो आप निकल जाए ना 8-10 हज़ार रुपये पर। आप ये देखें कि हमने टच करना होता है उस तबके को कि जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है। ब्रांड्स पर तो गरीब बंदा नहीं जाता ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने इस चीज़ नोट की कि 3,000 रुपये से तो शुरू है अच्छा सूट, यानी कि अच्छा इन सेंस कि भाई पहनने के काबिल, मगर वो सूट भी उस तरह का है कि एक दफ़ा पहनोगे ख़त्म। ये नहीं है कि आप उसे
इस ईद पे, फिर अगली ईद पर, फिर किसी दरमियान में कोई शादी फंक्शन आ जाता उस पर नहीं पहन सकते। अब एक शख्स जो 3,000 रुपये का सूट लेता है, वो उसके अगर 4 बच्चे हैं, फिर उसने अपना ईद का ख़र्चा भी चलाना है, महीने का ख़र्चा भी चलाना। अच्छा, फिर सितम ज़रीफ़ी ये कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे तो बंदों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्री ओनर्स के नाम गिनवाए जो कि हमारे यहाँ पर सो कॉल्ड बहुत अमीर कबीर लोग हैं और उनके दस्तरखान बहुत बड़े बड़े चल रहे होते हैं। तो माजरत के साथ उन लोगों को अपने एम्प्लॉयज़ की भी फिक्र नहीं है। मज़ीद भी इस हवाले से जो है मौलाना साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, बात करते हैं। डॉक्टर ज़हीर बाबर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। मैं ज़रा जानना चाह रहा हूँ कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है जी, अब हमारी रूटीन जो है वो चेंज हो रही है, हमने ख्याल किस तरह रखने अपनी सेहत का। अच्छा, ईद पे होता है इस तरह का, जैसे ही आप कुछ ना कुछ ज़्यादा हैवी खाते हैं ना, आप जा रहे होते हैं मिलने मिलाने, तो मीठा खाया जा रहा होता है, तो उसकी वजह से एक बदहज़मी और इस तरह की कैफियत होती है। ये नॉर्मल है, होता है ईद पे, या एबनॉर्मल चीज़ है? देखिए, तो मैनेज आपने खुद करना होता है ना, कि बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसने तो अपना काम जिस तरह रूटीन में वो कर रहा है वैसे ही करना है, लेकिन जब आप उसे ओवरबर्डन करते हैं तो फिर ज़ाहिर से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। सम टाइम वो फिर प्रॉब्लम भी शुरू कर देते हैं, जैसे वोमिटिंग है या पेट का ख़राब होना है और लूज़ मोशंस का लगना है। फिर हम कहते हैं जी कि ये फूड पॉइजनिंग हो गई है, ये हो गया वो। हालांकि ये ओवरबर्डन हुआ होता है और इसमें ज़्यादा जो रोल है वो मीठी अशिया का होता है। तो बैलेंस करके अगर खाया जाए तो कभी भी पेट ख़राब नहीं होता और ना ही इस तरह के मसाइल होते हैं। बहुत ज़्यादा जो मुतासर हुए हैं इस दफ़ा वो बच्चे हुए हैं। बच्चे क्योंकि जो 10-12 साल के बच्चे हैं उन्होंने तकरीबन रमज़ान में रोज़े रखे हैं और उसके बाद जब ईद पे उन्हें खुली ईदियाँ मिली हैं, फिर उन्होंने जाके बाज़ार से पापड़ और इस तरह की दूसरी चीज़ें खाई हैं और जिससे उनके पेट ख़राब हुए हैं। हमें तो ईद वाले दिन भी क्लिनिक पे टाइम देना पड़ा बार बार। मरीज़ों के फ़ोन आते रहे और मैं क्लिनिक जाता रहा हूँ और लोगों को हमने दी है मेडिसिन ताकि उनको मसाइल जो हैं वो कम हो और वो बेहतर हो। अच्छा डॉक्टर ज़हीर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप ईद पे ट्रांजिशन कर रहे होते हैं तो बॉडी तो एक सेट पैटर्न पे सेट होती है। हाँ जी। उसके बाद अगर आप कोई 3 टाइम का जब आप खाना खाएंगे तो वो थोड़ा सा तो ब्रेक होगा, तो इसमें क्या चीज़ नॉर्मल है? अगर आपको लग रहा हो कि ये चीज़ नॉर्मल है या अब हमें डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए, वो ज़रा जानना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि अगर आप रूटीन में जिस तरह हम सहरी और अफ्तारी कर रहे थे, उसके बाद अब ईद वाले दिन हमने सेवइयाँ खाई हैं और मीठा केक, मिठाइयाँ वगैरह इस्तेमाल की, वो अगर आप मुनासिब तरीके से खाते हैं तो बॉडी एडजस्ट कर जाती है, ठीक है, और वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन अगर आप बेतुके खाना शुरू कर दें और सेवइयाँ भी पेट भर के खाएं, फिर ऊपर से मिठाइयाँ भी और फिर खाना भी, तो फिर जाहिर है कि इंडाइजेशन के मसाइल शुरू हो जाते हैं। उसमें फिर मोशन भी आते हैं, वोमिटिंग भी होती है, पेट में दर्द भी होता है, सही, और डकारें भी बड़ी शदीद किस्म की और गैसेस का इखराज। एक कॉलर है सर लाइन पे, उनको पहले ले लेते हैं, फिर मैं आपसे जो मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं तामत साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। आपको सर लेट ईद मुबारक, और आपके प्रोड्यूसर हैं सुहेल भाई, उनको भी लेट ईद मुबारक, और साहब को और राना साहब को ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। जी जनाब, सवाल करना चाह रहे हैं कोई? मेरा बेटा है अब्दुर्रहमान, उसका नाम तकरीबन एज है 6 साल। उसके पेट से जो है ना वो कीड़े खत्म नहीं होते। एक दफ़ा दोबारा सवाल रिपीट कीजिएगा। पेट में जी जी, डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरा बच्चा है 6 साल, नाम है अब्दुर्रहमान, वो उसके ना पेट से कीड़े खत्म नहीं होते। वर्मॉक्स भी दी है और बेंडाजोल भी दी है टेबलेट्स, और सिरप भी दिए हैं, नहीं खत्म होते। इसमें होम्योपैथिक काइंडली कोई अच्छी सी मेडिसिन बता दें ताकि वो मैं दूँ और जो है ना वो उसके पेट के कीड़े खत्म हो जाएं। चले, मोहम्मद एजाज के रोड पक्का से सर। जी जी एजाज साहब, बहुत शुक्रिया जी। जी डॉक्टर ज़हीर बाबर साहब, पहले इनका जवाब दें। एजाज साहब, सबसे पहले तो आप एक काम ये करें कि बच्चे को नंगे पाँव ना फिरने दें। अच्छा, क्योंकि जो पेट में कीड़े पड़ते हैं बच्चों के, और ये नंगे पाँव जो बच्चे ज़्यादा फिरते हैं मट्टी में, ये ज़मीन से ये जो जरासीम है वो पाँव के ज़रिए बॉडी के अंदर जाता है और फिर वहाँ पे आंतों में जो कीड़े बनना शुरू हो जाते हैं। इसको जूता पहनाएं, बच्चा नंगे पाँव ना फिरे। और दूसरा, हमारी होम्योपैथिक की मेडिसिन है साइना, CINA, साइना।
ये 30 पोटेंसी में बच्चे को 5 कतरे दिन में 2 दफ़ा दें, सुबह और शाम, तो इंशाल्लाह ये कीड़े निकलना शुरू हो जाएंगे और ये ठीक हो जाएंगे। कितने अरसे के लिए देना सर? उसके बाद ये तकरीबन आप 1 महीना तक उसको दें, 5 सुबह 5 शाम, और 20-25 दिन भी दे लें तो मेरा ख्याल है मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये है कि उसको कंट्रोल रखें कि वो जो पाँव है उसमें जूता पहने और नंगे पाँव ना फिरे, तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर चाहूँगा कि सर वो जो हम हमेशा अपने प्रोग्राम में एक डिस्क्लेमर देते हैं कि ये जो दवाई जा रही होती है ये आपने पहले चेक कराना है, उसकी पूरी हालत ली जाएगी और उसके बाद ही रिकमेंड की जाएगी। ये जो है साइना एक टिपिकल होम्योपैथिक मेडिसिन है जो पेट के कीड़ों के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, बड़ों में भी बच्चों में भी। लेकिन आप बच्चे का अगर किसी अच्छे होम्यो डॉक्टर को करीबी को मुआयना करवा लें, चेक करवा लें और वो बाकी सिम्टम भी देख लेगा, फिर उसके बाद अगर कोई मेडिसिन ऐड करना पड़ी तो वो कर लेंगे इंशाल्लाह। सही। राना साहब, हम आपकी तरफ आते हैं। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि इस दफ़ा सफाई सुथराई के इंतजाम किस तरह रहे? ईद सुथरा पंजाब की जो टीम्स थी उन्होंने काम किया। वैसे तो शहर में हमें ज़रा नज़र आया था कि रमज़ान में भी काफ़ी खूबसूरत बनाया गया था, ईद पे भी कुछ इस तरह की रौनक थी इंतज़ामिया की तरफ से? देखिए जी, इंतज़ामिया जो है वो काम तो कर रही है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है। जहाँ पर वो काम जो है वो सिर्फ अपनी हद तक ही कर रहे हैं। फिर अच्छा, इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि अपनी हद तक इस तरह के मैं आपको बताता हूँ कि सारा काम कॉस्मेटिक है। मरियम नवाज़ इक़दामात बहुत अच्छे कर रही हैं, हमारी वज़ीर आला। मैं ये कहता हूँ कि अगर देखा जाए ना, हिस्ट्री अगर उठाई जाए तो शायद की बात है जो इक़दामात उन्होंने अब तक उठाए हैं वो आपके पास्ट किसी वज़ीर आला ने नहीं उठाए, चाहे कोई भी हुकूमत रही है। और उन्होंने वाकई ही बताया है कि एक वज़ीर आला किस तरह का होना चाहिए। मगर वो कहते हैं ना कि सब अच्छाइयाँ एक इंसान में नहीं होती और सारी जगह ही एक इंसान मौजूद भी नहीं होता। जाहिर सी बात है वो वज़ीर आला हैं, बिजी पर्सन है, मगर उसके बाद जिम्मेदारी आती है उनकी टीम की। उनकी टीम के अंदर कौन है? उनकी टीम में आपको वुज़रा, उनकी टीम में आपको ब्यूरोक्रेसी, ये भी उनकी टीम का हिस्सा ही होता है क्योंकि ये हुकूमत के वक्त के साथ चल रहे होते हैं। तो माजरत के साथ ना तो उनके कोई ऐसा हुक्मरान हमें नज़र आ रहा है, हालांकि MPs इतने सारे हैं, कोई एक्टिव नहीं है, और अगर जो जिस हलकों में से नहीं भी है तो वो भी एक्टिव नहीं है। सही कि यार आप कम से कम एक्टिव हो जाओ ताकि आने वाले वक्त में आवाम आपको वोट दे दे, वो भी एक्टिव नहीं है। फिर ब्यूरोक्रेसी जो रही सही कसर है वो ब्यूरोक्रेसी ने पूरी की हुई है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो कहती है जी हमारे पास काम करने को बहुत ज़्यादा है और वसाइल हमारे पास कम है, तो हम बस फिर खाना पूरी करवा लें। अच्छा, यहीं से कंटिन्यू करते हैं नाज़रीन। इस वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू आगाज़ करें कि हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कि इस दफ़ा ईद पे किस तरह के इंतजामात रहे मुल्तान शहर में। राना साहब, आप बता रहे थे ज़रा ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी के हवाले से। मैं वही बता रहा था आपको कि ये लोगों ने अब ये कहा कि जी हमारे पास वसाइल हैं कम। अब वसाइल भाई आपके पास अगर कम है तो कम से कम चीज़ें तो अच्छी कर लो ना। अब हुआ यूँ कि सफाई सुथराई रही है, बहुत अच्छी रही है, और इन्होंने वो शॉकिंग भी की और रोड्स की जो है वो वॉशिंग भी की, मगर वो की उस जगहों की जहाँ से इन्होंने खुद गुजरना था। अच्छा, मैं यही जानना चाह रहा था कि वो जो सफाई सुथराई हमें जो नज़र आई, क्योंकि अमूमी तौर पर हम लोग बाज़ारों का रुख कर रहे होते हैं या जहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं वहीं पर बंदा जा रहा होता है ईद पे, तो हम लोगों को तो ये नज़र आ रहा होता है कि शहर साफ़ हो रहा है। जो गली मोहल्ले थे उनकी सफाई वगैरह की गई ईद के मौके पर? मैं वहीं आ रहा था कि मेन चौक जो है ना, जहाँ से इन ब्यूरोक्रेसी के बड़े आला अफसरान में गुजरना होता है, जो 19वें ग्रेड के ऑफिसर हमारे पास बैठे हुए। जी जी, फिर जो है वो कंटिन्यू कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। ये डॉक्टर साहब से बात करनी है। ईद मुबारक आप सबको। खैर मुबारक जी। मैम अपना नाम बताइएगा और उसके बाद फिर सवाल कीजिएगा डॉक्टर साहब से। जी, मैं दिनेश बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी मैम, सवाल कीजिएगा। जी, मुझे डॉक्टर साहब से ये सवाल करना है कि मेरी बेटी है 6 साल की, उसको एलर्जी के दाने बन रहे हैं हाथों पे भी, और ये घुटनों के, यानी कि जो जोड़ होते हैं ना पगलों के, घुटनों के जोड़ों में,
तो काफी हमने दवाइयाँ ली हैं, लेकिन वो फर्क पड़ जाता है, फिर दोबारा हो जाते हैं, खत्म नहीं हो रहे। और दूसरी बात यह है कि वीक भी है, कमजोर भी है। ये दोनों चीजों का कोई हल बताएं जो ना मसला ये खत्म हो, एलर्जी वाला। परेशान हो बहुत ज्यादा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं पूछ लेता हूँ डॉक्टर साहब, अगर आप कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो ये तो देखना पड़ेगा, देख के बताना पड़ेगा। हाँ जी, कि किस किस्म की एलर्जी है, क्योंकि जो स्किन एलर्जी है इसमें काफ़ी किस्म के मसाइल होते हैं। तो ये तो मुआयना करना पड़ेगा, बच्ची का देखना पड़ेगा, तो उसके लिए इनको क्लिनिक पे आना पड़ेगा, ज़हमत करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो फिर इंशाल्लाह होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है बहन। अच्छा, ये जो अमूमी तौर पर रेकरेंट जो होती है, जो बार बार एलर्जी हो रही है, तो उसकी क्या वजूहात होती हैं? देखिए, अब इसमें एक तो मैदे से रिलेटेड होती है कि खाना खाने के कुछ देर बाद जिस्म पे सारे पे खारिश शुरू हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, द्रफड़ आमतौर पर कहते हैं उसको, वो बन जाते हैं। तो वो कुछ देर में जब आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो वो अपने आप भी ठीक हो जाती है। तो उसके लिए फिर हम दूसरी अद्वियात भी देते हैं जो फौरी तौर पर वो डाइजेस्ट होता है खाना, तो वो एलर्जी ठीक हो जाती है। अच्छा, एक खास तौर पर मुझे भी हुई थी बचपन में, एक वो होती है जो पूरा घर को फिर वॉश करना पड़ता है और आपको फिर मैं बताता हूँ, ये मुतअद्दी एलर्जी है जिसे आमतौर पर ये फैल जाती पूरे मोहल्ले में, पूरी गली में, पूरे इलाके में। तो इसके लिए हम अद्वियात देते हैं और एहतियात भी बताते हैं कि वो आपने कैसे साफ़ सफाई रखनी है, कपड़ों को मरीज़ के अलहदा धोएं, उसका बिस्तर अलहदा करें और घर वालों के साथ इंटरेक्शन उसकी थोड़ी कम करें ताकि वो फैले ना। तो उसके लिए भी अद्वियात देते हैं और साबुन वगैरह बताते हैं, अलहदा उसकी करें, तो इससे वो ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो आपका स्पेसिफिक केस है मैम, जो आपने सवाल किया, वो बेहतर जो है वो आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगी, वो आपका मुआयना करेंगे, एज पूछेंगे बच्चे की, देखिए आमतौर पर ये सोराइसिस हो सकता है, उसके बाद ही फिर वो बता सकते हैं। ये अर्टिकेरिया एक खारिश है, वो हो सकती है। अब ये डायग्नोज करना पड़ेगा कि कौन सी खारिश है। हाँ, और फिर उसी के हवाले से मेडिसिन दी जाएगी। फिर मेडिसिन दी जाएगी। राना साहब बात को कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ आना चाहूँगा। हमारे जो मैदे के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा, बात वो यही है कि सफाई सुथराई, जो जिस तरीके से एलर्जी की डॉक्टर साहब ने भी बात की है, तो भाई सफाई सुथराई जो है वो तो हमारा भी काम है कि हम अपने घरों की, अपने आसपास की खुद सफाई करें। और कुछ लोग आज भी ऐसे हैं कि हम जो कि अपना घर का जो गंद होता है वो बाहर फेंक देते हैं। अच्छा, बराए मेहरबानी मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अब शॉपर बहुत सस्ता है, मेहरबानी करके ना आप एक शॉपर बड़े वाला परचेज करके अपने डस्टबिन में लगाएं, वो बांध कर, और जो वेस्ट बिन हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं वहां पर जाकर बहुत अहम है। अपने शहर को ओन करना सीखें। जगह जगह पर डस्टबिन लगा दी गई हैं। हमारा अलमिया ये है कि डस्टबिन के बाहर गंद पड़ा होगा लेकिन उसके अंदर नहीं फेंकेंगे, अपने घर के बाहर रख देंगे और ये कहेंगे कि जी हमारे घर तो टीम्स ही नहीं आती। तो खुद कुछ भी हम लोगों को भी ओन करने की जरूरत है। अच्छा, अब इसी के साथ ही फिर गली मोहल्लों की हम बात भी करते चलें कि अब मैं जब गली मोहल्लों में गया हूँ तो लोगों ने मुझे ये बताया, ईद मिलने दायर सी बातें जाते हैं लोगों की तरफ, तो वो मुझे ये कह रहे थे कि सर यहाँ पर जो है आते हैं, काम भी करते हैं, मगर हमसे पैसे भी लेते हैं। अच्छा भाई, आपको हुकूमत जब पैसे दे रही है, आउटसोर्स किया हुआ। अच्छा, फिर दूसरी जानिब गलती जो है वो कुछ इन कंपनीज की भी है, प्राइवेट कंपनीज की, उन्होंने तनख्वाहें नहीं दी हुई। अच्छा, अब आप मुझे एक बात ये बताएंगे, गरीब शख्स है जो कि खाकरोब है, उसने सफाई सुथराई करनी, उसने भी तो अपना घर चलाना है ना, उसको तनख्वाह नहीं देते। अच्छा, फिर इसके पीछे बैलेंस चेक कौन करेगा? वो ब्यूरोक्रेसी करेगी जो कि सीओ वेस्ट मैनेजमेंट है या डीसी। ये एक मसला था, इस पे एहतजाज भी हुए, लेकिन फिर ये मसला हल तो हो गया था। इनके तनख्वाह वाला जो मसला नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। चलें डॉक्टर शहीद साहब आपकी तरफ आते हैं जी। हम लोग रूटीन की बात कर रहे थे, आपने कहा कि अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो एडजस्ट करना शुरू कर देती है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, हमें वही 2 खाने की रूटीन रखनी चाहिए या हमें एक आहिस्ता आहिस्ता अपना जो ब्रंच है, हल्की फुल्की डाइट जो है वो ऐड करनी चाहिए अपने थर्ड मील के तौर पर? आइडियल डाइट तो 2 टाइम की है, सही, मॉर्निंग एंड इवनिंग। सुबह आप नाश्ता करें अच्छा, और उसके बाद आप मगरिब पढ़ के इशा के टाइम आप खाना खा लें। सही, ये बेहतरीन टाइम है आपके खानों का। लेकिन क्योंकि हमारा लंच बीच में ऐड हो गया है और ब्रेकफास्ट इतना अच्छा नहीं होता, वो हेल्दी नहीं होता, और फिर हमें काम वगैरह की वजह से 12-1 बजे भूख लग जाती है, तो उसमें फिर हम
कोशिश करते हैं कि जहाँ पे हैं वहीं पे जो अवेलेबल है खा लें। बाहर से खा लें, तो वो फिर बाहर का खाना एक रूटीन में जब आप खाना शुरू कर देते हैं ना, एक जैसा यानी होटलिंग है या फिर फास्ट फूड वगैरह, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, तो फिर बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती। अच्छा। क्योंकि आपने देखें एक बैलेंस रखना होता है। अब जो फास्ट फूड है इसमें ज़्यादातर चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, फैट्स होता है, ठीक है ना, फैट्स वगैरह, मैदा है, हाँ मैदा है, और उसमें मैदा और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो आप रोज़ाना नहीं खा सकते, कभी कभी महीने में एक दफ़ा खा लिया या 2 दफ़ा, वो ठीक है। लेकिन जब आप रूटीन बना लेंगे तो फिर उससे कॉन्स्टिपेशन है, आंतों के मसाइल हैं, पेट के मसाइल हैं, वो होना शुरू हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं जी गैसेस बहुत बन रही है, कब्ज़ हो रही है और खाना हजम नहीं हो रहा। भी आप खुद बैलेंस नहीं कर रहे। आप हेल्दी डाइट लें, कार्बोहाइड्रेट भी अगर ले रहे हैं, गंदम वाली रोटी खाएं बगैर छने हुए आटे की, तो आपकी लुब्रिकेशन रहेगी आंतों में, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और खाना भी जल्दी डाइजेस्ट होगा। अच्छा, मैं यहीं पर अभी ईद की हम लोग बात कर रहे थे, होम्योपैथी के बारे में कहा जाता है जी ये इसके तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। एक तो इसको ज़रा बताइएगा कि वाकई ये बात ठीक है, और अभी ईद पे जैसे को बदहज़मी होगी या नज़ला ज़ुकाम या इस तरह की चीज़ें होंगी तो लोगों ने अपने बेड के साथ ना एक लाइन लगाई होती है होम्योपैथिक दवाइयों की, वो पीना शुरू कर देते हैं कि इतने कतरे फलां। तो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, पहले तो कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन करें। बिल्कुल। आप अपनी मर्ज़ी से कभी भी कोई दवाई इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर डॉक्टर आपको इजाज़त देता है और आपको बताता है अगर ये सिम्टम हो तो आप ये मेडिसिन ले लें, और लेकिन वो उसकी पोटेंसी फिर डॉक्टर ही बताएगा ना कि आपने 30 में लेनी है, 200 में लेनी है या 6x वगैरह में, 1x में, तो उसके रिकमेंडेशन के बाद ही आप मेडिसिन यूज़ करें। बाकी मेडिसिन जो है देखें, अगर आपको उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहे लेकिन बॉडी पे इम्पेक्ट तो पड़ रहा है, बिल्कुल, कि बॉडी एक मेडिसिन की यूज हो रही है। कि हमारी मेडिसिन है नक्सवोमिका, जी, अब ये कुचले से तैयार की जाती है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन लोगों ने अपने बेड के साथ रखी थी, क्योंकि रात का खाना लेट खाते हैं और वो मुरगन ग़िज़ाएँ सारी खाते हैं, फिर जब वो स्टमक में गड़बड़ शुरू होती है उसके वो ड्रॉप्स ले लेते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक जहर से एक चीज़ तैयार की जा रही है, और वो आप उसे रूटीन में हमेशा यूज़ करें उसको रूटीन में, तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट लाजमी तौर पर आपकी बॉडी पे होगा। नाज़रीन, अभी चलते हैं हसन मलिक की तरफ जो कि हमें वेदर की सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी हसन, क्या सूरत हाल है जी वेदर की? जी त्यामा, शहरियोलिया, मुल्तान और गिरदोनवा के अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतला जुज़वी तौर पर तो अबर आलूद रहता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 3-4 दिनों की निस्बत आज मुल्तान शहर में सुबह सवेरे से ही गर्मी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर ईद के दिनों के हवाले से बात की जाए तो ईद के दिनों में तो मुल्तान शहर का मौसम कदरे बेहतर रहता हुआ दिखाई दे रहा था। सूरज की शिद्दत तो ना होने के बराबर थी, बल्कि ये मौसमी कैफियत थी कि हल्की हवा चलने की वजह से इस तरीके से महसूस होता था जिस तरीके से जाती हुई सर्दी वापस लौट आई है। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का जो वेदर कंडीशंस हैं वो कुछ हद तक तब्दील रहती हुई दिखाई दे रही हैं, और आज मुल्तान शहर का मतला तो जुज़वी तौर पर अबर आलूद है ही सही, लेकिन सूरज की शिद्दत भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब भी कदरे बेहतर है, जो कि आज 73% तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड होने से पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज 30 नंबर पर स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से हमें यह भी कहा जा रहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक तो मतला मुल्तान शहर का जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहता हुआ दिखाई देगा, लेकिन 27 से 28 मार्च से मुल्तान शहर में बारिशों का एक नया सिलसिला दाखिल होने के भी इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जिसमें एक मरतबा फिर से दर्जा हरारत नुमाया हद तक कम रहता हुआ दिखाई देगा। मूसलाधार बारिशों के इम्कान भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हल्की हवा चलने की वजह से मौसम कुछ हद तक बेहतर और खुशगवार रहता हुआ दिखाई देगा। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान त्यामा मुल्तान शहर का मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहता हुआ दिखाई देगा। हल्की फुल्की हवा चलने का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन दोपहर के औकात में सूरज की शिद्दत बढ़ने की वजह से गर्मी की शिद्दत भी नुमाया हद तक बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी।
थैंक यू सो मच हसन मलिक, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वेदर की। नाज़रीन, जिस तरह हसन बता रहे थे कि अब जो है वो गर्मी की शिद्दत में थोड़ा थोड़ा इजाफा होना शुरू हो जाएगा, तो उसी हवाले से अब अपनी एहतियात करें। हम लोग जो बद एहतियाती होती है इसी मौसम के दौरान में होती है, जिसकी वजह से फिर हमें खुमियाजा भुगतना पड़ता है और उसकी हमारी तबीयतें भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इस वक्त मेरी अपनी भी जो है वो नज़ला ज़ुकाम हो चुका है कुछ अपनी बद एहतियातियों की वजह से, तो अपनी एहतियात रखिएगा। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज टीबी का आलमी दिन है, ट्यूबरकुलोसिस का। पाकिस्तान जो है वो अनफॉर्चुनेटली थोड़े से नंबर्स हाई होते हैं टीबी के मर्ज़ के। इस हवाले से बात कर लेते हैं कि ये मर्ज़ क्यों होता है, क्या होता है और इससे फिर जो है वो बचा किस तरह जा सकता है, और कौन से ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आएँ तो अपने फौरी डॉक्टर से जो है वो रुजू करना होता है। डॉक्टर ज़हीर हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा लेते हैं। डॉक्टर ज़हीर, ज़रा टीबी के बारे में ज़रा बताइएगा, ये है क्या? टीबी या ट्यूबरकुलोसिस इस खित्ते की एक कॉमन डिजीज़ है जी, यानी बरसगीर पाको हिंद, जिसमें आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये इलाके जितने भी हैं इसमें काफ़ी मुतासिर है इस बीमारी से। और ये कमोबेश हर ख़ानदान में कोई ना कोई मरीज़ इसका ज़रूर होता है। हमारे पास जो मरीज़ आते, बल्कि बड़ा अच्छा आपने ये सवाल किया आज, इसी आपके रेफरेंस से मैं जूनियर्स डॉक्टर्स को एक एडवाइस भी देना चाहता हूँ कि जब आप किसी मरीज़ का इलाज कर रहे होते हैं किसी भी डिज़ीज़ का, और आप देख रहे हैं कि उसे कुछ हफ्ते की मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा, तो फिर आप टीबी की तरफ फोकस करना शुरू करें। और ट्यूबरकुलिनम हमारी मेडिसिन है, उसकी डोज़ हाई पोटेंसी की एक दफ़ा ज़रूर दें। और होता यूँ है कि कोई भी बीमारी में मरीज़ आपके पास, क्योंकि ये विरासती एक जेनेटिक है और आपके डीएनए में आई हुई होती है। आपने मेरा सवाल प्रीएम्प्ट कर लिया कि ये जेनेटिक डिजीज़ है या वैसे सिम्टम की वजह से भी हो जाती है? नहीं, सिम्टम की वजह से भी हो जाती है, बैक्टीरियल है, क्योंकि एक दूसरे से भी आपको हो सकती है। लेकिन ये फैमिली में अगर हिस्ट्री है टीबी की, आपके मदर की तरफ से या फादर की तरफ से, ददियाल या ननियाल कहीं भी कोई टीबी का मरीज़ है, तो इसके चांसेस हैं कि आपको ये कहीं ना कहीं जाके मुतासर कर सकती है। सही, लेकिन उस तरह से नहीं करेगी जैसे पहले लोग बड़े हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब भी आप देखें, ट्यूबरकुलोसिस थी, उनको टीबी थी। तो ये इस तरह से हर ख़ानदान में कोई ना कोई टीबी का शख्स मुतासर हो जाता है। तो उसमें आम तौर पर जो आम डिजीज़ होती हैं कि लंग्स की इन्फेक्शन होगी, जैसे अभी कोविड-19 में बहुत से मरीज़ मुतासर हुए थे लंग्स के, उनमें ज़्यादातर तादाद उन लोगों की थी जिनको पहले टीबी रह चुकी है या जिनके ख़ानदान में टीबी की हिस्ट्री थी। और उसके बाद भी अब तक वो लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको फेफड़ों के और सीने के मसाइल होते हैं जो कि टीबी की हिस्ट्री जिनमें पाई जाती है। अच्छा, ये टीबी का जो बैक्टीरिया है ये लंग्स के बाद फिर पूरे जिस्म के किसी आज़ाद में देखें, ये हड्डियों पे भी जा सकता है, आपके लिम्फ नोड ग्लैंड्स पे भी स्वेलिंग कर सकता है, और आपके जो है लंग्स को भी मुतासर कर सकता है, ब्रेन को भी। ये कहीं पे भी जाके बॉडी के किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकता है, जिसमें आपकी सारी बॉडी उसके निशाने पर होती है ट्यूबरकुलोसिस के। आज तो माशाल्लाह साइंस ने काफ़ी तरक्की की है और इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तो अपने जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये फ्री ऑफ कास्ट इलाज करती है ट्यूबरकुलोसिस का। तो अगर आपको कोई खुदा न खास्ता ऐसी डिज़ीज़ है जो आप समझ रहे हैं कि काफ़ी महीने हो गए ठीक नहीं हो रही, और मुख्तलिफ अद्वियात खाने के बावजूद वो वक्ती आपको थोड़ा सा बेहतरी आती है, फिर उसके बाद वैसे ही हो जाता है, ख़ास तौर पर सांस की जो बीमारियाँ हैं, तो फिर आप फ़ौरन अपना ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करवाएं। अच्छा, इसमें जब अर्ली सिम्टम होता है वो खांसी लोगों को बहुत ज़्यादा देर तक होती है? ज़रूरी नहीं है अच्छा खांसी हो, अगर आपको खुदा न खास्ता जिस्म में कहीं गिल्टी निकल आई है, ठीक है ना, ख़ास तौर पर इस एरिया में, सही, जो कान के पीछे से गर्दन के और ये सीने वाले हिस्से में दोनों साइड पे कहीं पे भी, यहाँ पे क्योंकि लिम्फ नोड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको कोई गिल्टी निकल आई है और वो ठीक नहीं हो रही, और कभी दर्द करती है कभी वो दर्द नहीं करती,
तो आप फ़ौरन अपनी तशखीस करवाएं, टीबी का टेस्ट करवाएं। अगर टीबी डायग्नोज होती है तो उसकी मेडिसिन लें, ये ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, मतलब अगर मुझे है तो किसी और को भी हो सकती है? जी, बैक्टीरियल मैंने बताया ना, ये एक से दूसरे को होती है और ये फैलती है, इसीलिए तो ये इस हिस्से की कॉमन बीमारी है, क्योंकि एक से दूसरे को हो रही है। तो लेकिन अब उसकी वो शिद्दत नहीं है जो सही पार्टीशन से पहले थी। सही। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि इसकी कोई वैक्सीनेशन भी है जो आप करा सकते हैं या नहीं है? देखिए, वैक्सीनेशन तो पैदा होते बच्चे की गवर्नमेंट करती है, उसमें सारी चीज़ें आई हैं, तो ये बीमारी कंट्रोल हुई है। वरना तो बहुत ज़्यादा थी आपके। आप पीछे जाके देखें ना, 47 के करीब या 47 से पहले बहुत ज़्यादा शिद्दत से इस खित्ते में ये बीमारी मौजूद थी। लेकिन ये अब वैक्सीनेशन होना शुरू हुए हैं, बच्चों के जो इंजेक्शन लगते हैं, टीके लगते हैं, और उससे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुई है बीमारी। लेकिन क्योंकि ये हमारी डीएनए में मौजूद है और कहीं ना कहीं जाके किसी और बीमारी के ऊपर इफ़ेक्ट करके ये मुतासर कर सकती है, तो इसलिए आप इसका ख्याल रखें। अब ख्याल रखना किस तरह है? एक तो आपने अर्ली सिम्टम्स तो बता दिए ना कि कोई भी ऐसा मर्ज है जो कि आपको लग रहा है ठीक नहीं हो रहा, तो फौरन आपने डॉक्टर से फौरन आप अपना टीबी की तरफ तवज्जो दें। और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो इस बात को ख्याल में रखें कि जो मरीज़ आपके पास बार बार आ रहा है और एक ही मर्ज में है, चाहे वो सांस की तकलीफ़ है, सीने की तकलीफ़ है, गिल्टियों का मसला है या हड्डियों में दर्द है, कोई इस किस्म के जो मसाइल हैं जो आप देख रहे हैं कि ये आम तौर पर नज़र नहीं आ रहे, किसी एक मरीज़ में हो रहे हैं और वो बार बार हो रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहे, मेडिसिन देने के बावजूद वो लिंगर ऑन हो रहा है, तो फिर आप उसको टीबी की मेडिसिन ज़रूर दें या उसका टेस्ट करवाएं। अच्छा, और हेल्दी पर्सन ने किस तरह बचना कि टीबी से वो अपने आप को महफूज रखे? देखिए, ये मैंने बताया ना कि बैक्टीरियल है ये, इस पर तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो शख्स मुतासरीन है, जिनको खांसी नज़ले के बार बार मसाइल हो रहे हैं, फेफड़ों के मसाइल हो रहे हैं, आप उनसे थोड़ा इंटरेक्शन में करें, कंट्रोल करें। तो वैसे आम तरीके से जैसे आप लोगों से मिलते जुलते हैं, उसमें थोड़ा फासला रखें उनसे और उनके इलाज पे तवज्जो दें जो बीमार हैं, क्योंकि अब बेहतरीन इलाज मौजूद है, एलोपैथिक में भी, होम्योपैथिक में भी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। इस मरीज़ को हेल्दी डाइट दें, प्रोटीन डाइट दें, अच्छी अंडा, मुर्गी, गोश्त वगैरह, यखनी वगैरह, फल वगैरह खाए और ये ठीक हो जाता है। अच्छा, इसकी तशख़ीस किस तरह की जाती है? कोई ख़ास इसके टेस्ट हैं? और दूसरा, कितना टाइम लग जाता है इसकी इलाज में? ये बेहतरीन इसका स्पूटम का भी टेस्ट होता है लैब में, या बलगम जिसको कहते हैं, और इसके ब्लड के टेस्ट भी होते हैं। और अगर खुदा न खास्ता कोई गिल्टी वगैरह बन गई है तो उसका जो है इंजेक्शन के ज़रिए मवाद निकाल के उसका वो टेस्ट किया जाता है, जिसे FNA फाइन नीडल एस्पिरेशन टेस्ट कहते हैं। तो ये कल्चर टेस्ट होता है, वो भी, उससे भी डायग्नोज हो जाता है। और मुख्तलिफ टेस्ट हैं जिससे आप डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब तशख़ीस हो गई है एक मर्ज़ को, तो उसने एक मर्ज़ की तशख़ीस हो गई है, उस मरीज़ ने अब क्या क्या चीज़ें उसकी एहतियात करनी है? अभी डाइट के बारे में तो आपने बता दिया, दूसरी बाकी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। भी अगर खुदा न खास्ता किसी को हड्डियों की हुई है, वो तो फैलने वाली नहीं है। सही। वो जिसको हुई है वो उसी तक महदूद रहेगी और वो उसका इलाज करेगा तो वो ठीक हो जाएगी। अगर कोई गिल्टी वगैरह निकल आई है, लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो गई है, तो वो भी फैलने वाली नहीं है। जो टीबी फैलने वाली है वो सिर्फ लंग्स की है जी, कि जो आपके सांस से, स्पूटम से, थूक से फैलेगी, एक दूसरे को जाके मुतासर कर सकती, तो उसके लिए एहतियात ज़रूरी है। बाकी ये जो दूसरी टाइप की टीबी है, इसके लिए तो आप मेडिसिन लेंगे इंशाल्लाह। ये 9 से 10 महीनों का इलाज होता है। अच्छा। आम तौर पे जो मायरिन पी वगैरह इस्तेमाल करवाई जाती है एलोपैथिक तरीका इलाज में। हमारे होम्योपैथिक में ट्यूबरकुलिनम हम इस्तेमाल करवाते हैं और दूसरी मेडिसिन देते हैं सिम्टम के मुताबिक, तो ये ठीक हो जाता है इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा राना साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। अब ज़रा हम लोगों को बताइएगा कि ईद के बारे में जो इंतज़ाम यानी ईद के हवाले से क्या क्या है, किस तरह के इंतजाम किए आपने? सफाई सुथराई के हवाले से तो हमें बता दिया, उसके अलावा थोड़ा सा डेकोरेशन या इस हवाले से भी कुछ किया गया? इस पर भी बात करते हैं कि देखें,
आपने देखा होगा रमज़ान के अंदर ना इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया था कि तमाम रोड्स पर लाइट्स लगा दी थी और वो बड़ी खूबसूरत, और वो पैसा था आवाम का, और वो काम भी मैंने आपको बताया ना कि चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी नज़र आई। मगर अगर आप यही काम अपने घर में अगर आप करते हैं ना, कोई लाइट लगवाते हैं, कम से कम वो साल तो चल जाती है, वो पूरा महीना भी नहीं चली। जो ही महीना एंड होने लगा, कई लाइट्स ऐसी थी जो कि ख़राब हो गई। सही, ठीक है। अब वो अगर देखा जाए, अगर हम कीनली डीपली अगर अंदर जाएं, तो जो पैसे चार्ज किए गए होंगे वो चार्ज किए गए पूरे एक अच्छी लाइट वाले, मगर काम हल्का किया गया। ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपने वो लाइट्स लगाई, उसके बाद उन्हें मेंटेनेंस करना भूल चुके थे। आपने पार्क्स को बड़ा खूबसूरत बनाया, मगर आज वो पार्क्स की हालत देख लें, उसमें वो लाइट्स ज़्यादा हैं, घास कम है, आपको ग्रीनरी कम नज़र आएगी। भाई अगर ये खाली लाइट्स ही लगानी थी, कोई सहरा तो नहीं है मुल्तान, अगर सहरा के अंदर आप लाइटिंग करें ना, तो फिर तो समझ आता है कि यार आर्टिफिशियल घास भी है, वो आप उसके नेचुरल हैबिटेट को आपने उसका अच्छा खराब करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर जो हमें नज़र आ रहे होते हैं बड़े जो पार्क्स हैं, वो तो बड़े खूबसूरत हैं। इस वक्त मैं चाहूँगा आप एग्जांपल भी दीजिएगा कि गोल बाग हमें बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा होता है, उसकी हालत बिल्कुल ख़राब थी। अभी ये इस इंतज़ामिया ने उसको बड़ा खूबसूरत बनाया। इसके अलावा 1-2 पार्क्स और थे जो बनाए, चौकों चौराहों की जो है वो डेवलपमेंट की गई। एग्जाम्पल दीजिए कि कौन से जो बाग हैं उसकी हालत बिल्कुल ख़राब है इस वक्त, जिसको देखने की अब ज़रूरत आपको है। मैं ये चीज़ आपने बहुत अच्छी हाईलाइट की है कि गोल बाग की एग्जांपल बहुत अच्छी थी। वो पता क्यों अच्छा हुआ? वहाँ पर आपकी एक तो मुल्तान की क्रीम, आपके बैरोकेट्स वहाँ पे ब्रांड रोड है, शॉपिंग करते हैं उनकी फैमिलीज, प्लस उसी के बिल्कुल साथ ही ना जजेस का हाउसिंग एरिया है, ठीक है, जहाँ पे जजेस रहते हैं। और जब जज निकलता है ना, और उसका जो गेट है वो उसी पार्क के बिल्कुल सामने खुलता है। जब जज निकलेगा सामने, उसे क्या नजर आएगा? बंजर जमीन, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, फिर तो उसे तो सेट करना है। अब उसी की तरीके से दूसरी तरफ आ जाए, शाह शम्स पार्क है, जिना पार्क है। जिना पार्क में कमिश्नर साहब अपनी मंशा के मुताबिक काम करवाना चाह रहे हैं कि जी वहाँ पर हम ये बना दें, वो बना दें। भाई वो पार्क है, उसे पार्क रहने दें। आप उस पर कहीं आप वो क्रिकेट कोर्ट बना रहे हैं, कहीं आप उस पर क्या नाम है, वाटर झील जो है वो ख़त्म करके, एक आपको पता पूरे मुल्तान में कहीं भी झील नहीं है सिवाय एक कैंट के, चमनदार अस्करी के। वो भी सिर्फ इसी वजह से कि वो भी हमारी पाक आर्मी ने उसे संभाला हुआ, वरना तो ये उसे भी बर्बाद कर देते। क्रिकेट कोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है रन साहब? ये आप जिना पार्क जाए ना, तो वहां पर आपको एक क्रिकेट कोर्ट बना के दिया हुआ है कि जी आप वहां पे क्रिकेट खेलें। भाई पार्क में क्रिकेट खेलने के लिए आता है बंदे। अच्छा, इसी के साथ ये बताइए, वो जो टिम्बर मार्केट वाला पार्क है, एक बहुत बड़ा मसला था, उसका क्या बना? मैं वो उस तरफ भी आ रहा हूँ। ये टिम्बर मार्केट वाला तो देखे ना कि वहां पर तो है वो मार्केट, वहां पर इशू था, वो इन्होंने कहा जी कि हम उसे क्लियर करने जा रहे हैं, मगर अभी तक नहीं हुआ। फिर एक और है सिटी पार्क, जो कि रिहायशी एरिया के अंदर है। ठीक, मजीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम लोग बात कर रहे थे टीबी के हवाले से, इसी के साथ साथ राना साहब जो है हमें इंतज़ामिया के हवाले से कुछ बता रहे थे चीज़ें, मज़ीद भी उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। लेकिन डॉक्टर ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं टीबी का, क्योंकि आज आलमी दिन है तो उसके ऊपर मज़ीद थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो स्मोकर हजरात होते हैं, उनको एक कफ़ होती है, स्मोकर्स कफ़ उसको कहते हैं, उसमें और जो टीबी की कफ़ है उसमें फ़र्क क्या होता है? इसी के साथ साथ कहा जाता है कि जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनको टीबी होने का ज़्यादा ख़तरा है, ये इसमें कुछ हकीकत है? हाँ जी बिल्कुल। देखें कि अगर खुदा न खास्ता फैमिली में हिस्ट्री है और आप ऊपर से स्मोकिंग भी शुरू कर दी आपने, तो वो टीबी के जो वो एक्टिव हो सकते हैं, बॉडी के अंदर सिम्टम आ सकते हैं आपको। और फिर स्मोकिंग की वजह से लंग्स पहले ही वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और मुसलसल खांसी और रेशे का अखराज जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और फिर ये एक बिगड़ा हुआ केस हो जाता है। क्योंकि आमतौर पर जो टीबी के केसेस हैं वो जल्दी क्योर हो जाते हैं मेडिसिन से, लेकिन जो स्मोकर है या तंबाकू नोशी या हुक्का वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं,
तो उन लोगों के फिर मुश्किल हो जाती है और बहुत सरवाइव करना उनके लिए मसला बन जाता है, मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यूजुअली ऐसा भी होता है कि जो स्मोकर हजरात होते हैं ये क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होते, बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में जाके इनके टीबी के बारे में पता चलता है, ऐसा ही है? नहीं, डायग्नोज तो पहले हो जाता है, लेकिन क्योंकि अब इस हद तक वो स्मोकिंग में इन्वॉल्व हो चुके होते हैं कि उससे छोड़ना मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो छोड़ भी देते हैं और बिल्कुल वो एक सिगरेट तक को नहीं पीते, जो कि पूरी 2-2 डब्बियां पीने वाले थे। जब उन्हें एहसास होता है तो ये कंट्रोल तो आपने खुद करना होता है। हमारे ऑफिस में भी ऐसी एग्जांपल्स हैं, वो मौजूद है। अलावा और भी एलिमेंट है ना, आप देखेंगे ये ज़्यादातर ये उन लोगों को इफेक्ट करता है जो कि पेंट बनाने वाले कारखानों में, खाद की फैक्ट्रियों में, या ऐसी जगहों पे जहाँ फ़ज़ाई फुजला ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये लोग जो मज़दूर हैं, वहाँ का अमला जो काम कर रहा होता है। अच्छा, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट जो है वो उठाया है। उधर उन्होंने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस तरह के मास्क पहनने चाहिए? देखिए, मैंने अब देखा है कि मेरा काफ़ी अर्सा पहले मैं लाहौर बंद रोड पे एक जगह पे गया था किसी फंक्शन में, तो वहाँ पे ना उनके जो घरों के सहन थे या जो बाहर सड़कें, वो ब्लैक है ना, वहाँ पे गिर रहा था ऊपर से आके। तो मैंने पूछा भी ये क्या है, उन्होंने कहा जी यहाँ पे करीब है फैक्ट्रियाँ। सही। तो वो फैक्ट्रियों में ना वो ईंधन के जलाने के लिए टायर इस्तेमाल करते हैं। अब जब देखें आप इस तरह की चीज़ें जलाएंगे, उनसे जो फ़ज़ाई आलूदगी होगी, उससे तो फिर ये मसाइल बनेंगे। मेरे ख्याल में ममनू है इस तरह की चीज़ें जलाना, ना इंतज़ामिया को पुरानी बात है, काफ़ी पुरानी। अच्छा। मेरे ख्याल 10-15 साल पुरानी बात है, लेकिन मेरे एक बात याद आ गई कि अब इस तरह का ईंधन जो है वो नहीं होना चाहिए ना, जिससे ये फ़ज़ाई आलूदगी हो और सांस लेने से मसाइल अफेक्ट करे। अभी हसन मलिक भी हमें बता रहे थे कि आज मुल्तान जो है वो 3 नंबर पे है फ़ज़ाई आलूदगी में। इसी वजह से है ना कि मुख्तलिफ हम तवज्जो नहीं देते। गाड़ियों का धुआं तो जो इफेक्ट करता है, लेकिन उसके अलावा दूसरी आलूदगी बहुत ज़्यादा है ना, हमारा जो ईंधन है जलाने का घरों में, और इसके अलावा आप देखें जो फैक्ट्रियों के कारखानों के जो फ़ज़ाई मुतासर कर रहे हैं उसको, तो ये सारी चीज़ें ख़ास तौर पे भट्टों का सीज़न अब मेरा ख्याल शुरू हो चुका है। भट्टे, तो वो भट्टों में भी जो ईंधन है वो मियारी नहीं इस्तेमाल होता। वो भी कोशिश करते हैं कि जितना सस्ता और गैर मियारी वो इस्तेमाल कर लें। इस तरह की चीज़ें भट्टों में इस्तेमाल होती हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर फ़ज़ा को ख़राब कर रही हैं और बीमारियों को जन्म दे रही हैं। तो ये सांस की, फेफड़ों की जो है, दमे की, इस तरह की जो डिजीज़ हैं, खांसी, नज़ला, जो हमारे क्योंकि इस हिस्से में इन्वॉल्व है, वो सारा इसी वजह से होता है। और अगर मास्क का इस्तेमाल करें तो ज़ाहिर है उसमें फिर सांस खींचने में थोड़ा मसला बनता है, ऑक्सीजन उस तरह से आपको नहीं आ रही होती जैसे बगैर मास्क के। डॉक्टर साहब, ये जो इस्तेमाल किए जाते हैं एयर प्योरीफायर्स, इसका फ़ायदा होता है अगर आप घर में लगा लेते हैं? जी बिल्कुल होता है। देखिए वो फ़िल्टर करती है ना, वो उसमें फ़िल्टर लगे होते हैं और वो एयर को फ़िल्टर करके आगे देती है। आजकल तो एयर कंडीशन भी ऐसे आ रहे हैं जो फ़िल्टर करते हैं, लेकिन अब वही है कि अब बिजली कैसे इतनी ज़्यादा अफोर्ड की जाए, और आम आदमी तो नहीं ये कर सकता। मेरा ख्याल है कि अगर किसी ने मुल्तान में लगाया, बड़े बड़े कोई यूनिट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये लगा हुआ है, बाकी अदरवाइज़ हम जैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो काफ़ी महंगा एक प्रोजेक्ट होता है। अच्छा, जो जिसकी तबीयत ख़राब है वो कॉम्पैक्ट साइज़ के भी होते हैं एयर फिल्टर जो आप अपने घरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करना मस्त हो जाता है जिसका डायग्नोसिस हो चुकी है, इसको टीबी है? देखें जी, जिसको टीबी है उसको तो गुजारिश ये है कि वो कोशिश करे कि अपनी डाइट पे और मेडिसिन पे तवज्जो दे और इस बीमारी से जल्दी बाहर आए। और जिसको ये कंडीशन होगी कि सांस नहीं लिया जा रहा, उसको तो फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। सही। तो घरों में तो नहीं इलाज होता है। लास्ट हमारे पास कोई 1 से 1.5 मिनट है, इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, कोई लास्ट आपका पैगाम अगर आप देना चाहते हो? मैं पैगाम ये है जी कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और सुबह की जो ऑक्सीजन है जो हमें दरख्तों से, पौधों से कुदरत देती है, वो ज़रूर लें सुबह अर्ली मॉर्निंग की। और बाकी आप देखें कि अगर कोई तब्दीली आ रही जिस्म में तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें। राना साहब, आप कोई चीज़ ऐड करना चाहेंगे? मैं इसमें यही ऐड करना चाहूँगा कि ट्यूबरकुलोसिस हो या कोई भी बीमारी हो, आपकी 2 जगहों से फैलती है, एक आपके सांस से और एक आपके खाने पीने से।
तो सांस के लिए अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते ये एयर प्यूरीफायर, तो अपने घर के अंदर ग्रीनरी को प्रमोट करें आप, और दरख्त वगैरह जो है ना, छोटे जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है इसकी, और इसी तरीके से खाना जो है उसके लिए एहतियात करें कि एक मेयारी जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें खाने के लिए। बस थैंक यू सो मच राना सलमान ज़मीर साहब, हम हमारे साथ आज प्रोग्राम में हिस्सा बने। डॉक्टर ज़हीर बाबर साहब, आपके भी बहुत शुक्रिया, आपके साथ गुफ्तगू करके वैसे भी ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, बहुत कुछ जो है वो सीखने का मिलता है, टेक्निकल चीज़ों को बड़ा आसान करके आप जो है वो समझा देते हैं। उम्मीद करते हैं नाज़रीन प्रोग्राम का ये हिस्सा, पहला हिस्सा जो है वो आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद, उसमें मज़ीद भी हमारे साथ कुछ गेस्ट होंगे, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग ज़रा बात कर रहे थे अपनी डाइटरी चेंजेस के हवाले से। इस पे डॉक्टर ज़हीर साहब ने जो है वो बड़ी सैर असल गुफ्तगू करने की कोशिश की। इसी के साथ साथ हमारे साथ सलमान ज़मीर साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने इंतज़ामिया के हवाले से हमें तफसीलन बताया। उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है वो आपको पसंद आया होगा। अभी इस ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर रमशा मुज़म्मिल ने, जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन है। इनसे भी वही सवाल करेंगे कि रमज़ान के बाद हमारी अभी एक डाइट जो है वो चेंज हो रही है, उसमें अपनी सेहत का किस तरह ख्याल रखना है। इसी के साथ साथ अक्सर हम ये सुनते हैं कि आप जितनी मर्जी डाइट कर लें या आप एक्सरसाइज कर लें, स्पॉट रिडक्शन नहीं की जा सकती, ओवरऑल फैट जो है वो आपका कम होगा। इसी में एक टेक्निक है कैविटेशन की टेक्निक, जिसमें स्पॉट रिडक्शन की जाती है। अब ये टेक्निक क्या है, किन लोगों को करानी चाहिए और इसका फ़ायदा क्या क्या होता है, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर रमशा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वेलकम टू द शो। बिलेटेड ईद मुबारक मैम आपको। मुबारक आपको भी। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान हैदर कैसरानी, जो कि बड़े मारूफ मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं। इनसे ज़रा ओरल हेल्थ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसी के साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनकी वजह से हम ओरल कैंसर की तरफ चले जाते हैं, जिसमें टोबैको यूज़ है और भी इस तरह की चीज़ें हैं। इसी के साथ साथ इनमें और जो हमारे सिमेट्रिकल जो डर्मेटोलॉजिस्ट जो जिन चीज़ों को डील कर रहे होते हैं उनमें फ़र्क क्या है, क्योंकि मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स भी इसी चीज़ को डील कर रहे होते हैं कि अगर आपका सिमेट्री नहीं है, थोड़ा सा सिमेट्रिकल आप फेस बनवा लें। इसके साथ साथ दीगर और भी जो मसाइल हैं उसको गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर बिलेटेड ईद मुबारक आपको। ईद कैसी गुजरी सर? आपसे गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। टाइम दिया आपने क्लिनिक पे, आपको तो टाइम देना पड़ गया होगा या एंजॉय की? नहीं, फैमिली को भी टाइम दिया डेफिनेटली, और क्लिनिक को भी टाइम दे रहे हैं। अच्छा सर, ये है क्या मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, होती क्या है? ज़रा समझाइएगा। आप में ओरल सर्जन्स में देन डेंटिस्ट्री, उसमें फ़र्क क्या है, ज़रा डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें मेरी गुजारिश ये है कि एक तो सिंपल हमारा 4 इयर्स का कोर्स होता है जिसे हम BDS कहते हैं। उसके बाद हाउस जॉब होती है 1 साल की इंटर्नशिप। उसके बाद ये बेसिकली एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है जो कि कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान CPSP करवाते हैं। ओरल सर्जरी 2 इयर्स की बेसिकली स्पेशलाइजेशन है, मेंबरशिप जिसे हम कहते हैं। और जो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है ये बेसिकली 4 इयर्स प्रोग्राम है। मैं बेसिकली फेलो हूँ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इंग्लैंड का, और CPSP का नहीं हूँ बेसिकली, FDS। तो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी इट्स क्वाइट वास्ट डोमेन है, क्योंकि हम डील करते हैं जॉ फ्रैक्चर से, जॉ ट्यूमर्स से, ओरल कार्सिनोमास से, उसके अलावा नेक डाइसेक्शंस, और जितनी भी हमारी नॉन हीलिंग ओरल लीजन्स आप कह लें उनके साथ। तो इसमें फिर जैसे आपने अभी फरमाया कि डर्माटोलॉजिस्ट और हमारे जो डोमेन है बेसिकली जिसमें क्या एक बॉटम लाइन डिफरेंस क्या है, वो ये है कि देखें, एक इसमें हमारी एक सुपर स्पेशलाइजेशन होती है जिसे हम कहते हैं ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी, जिसमें अगर हमारा मैंडिबल प्रोट्रूसिव है या मैक्सिला हमारा रिट्रूसिव है, या सादा लफ्ज़ों में हमारी जॉ लाइन ठीक नहीं है या फेशियल सिमेट्री ठीक नहीं है, तो उसमें फिर हम बेसिकली इसको एडवांसमेंट करते हैं, मैक्सिला एडवांस कर देते हैं या मैंडिबल को रिट्रूड कर देते हैं। तो ये बेसिकली ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी के डोमेन में। ओके सर, इस पे जो है वो तफसीलन हम गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर रमशा आपकी तरफ आना चाहूँगा, ज़रा समझाइएगा कि ये कैविटेशन टेक्निक है क्या, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा इस पे गुफ्तगू कीजिएगा कि अभी रमज़ान में हमारी एक ख़ास एक रूटीन थी, हम सहरी के टाइम उठ रहे थे, इफ्तारी के टाइम पे जो है वो खाना खा रहे थे। अब इसके ज़रा बताइएगा कि इसका जब अब ये रूटीन चेंज होगी उसके बाद हल्के से बर्प्स आना या आपका मैदा ख़राब होना, ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, आपको डॉक्टर से रिजू करना चाहिए? ये जैसे कि पेशेंट नॉर्मली आप रमज़ान में एक इंटरमीडिएट फास्टिंग का टाइम पीरियड गुजार कर आए हुए होते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने वेट रिड्यूस भी किया होता है, बट साथ ही ईद के दिनों में वो ओवर ईटिंग करने की वजह से या वो क्विक जो है मील्स लेने की वजह से, एक्सेसिव रेस्ट करने की वजह से वो लोग ब्लॉटिंग को सफ़र कर रहे होते हैं, हर टाइम उनको एंजाइटी, लिथार्जिकनेस, ये चीज़ें उन्हें फील हो रही होती हैं।
और ऐसे लोग जिन्होंने बहुत प्रॉपर वे में हेल्दी ईटिंग करते हुए भी रमज़ान में वेट रिड्यूस किया होता है, तो स्टिल वो लोग सफ़र कर रहे होते हैं स्टबन एब्डोमिनल फैट से, या कोई स्पेसिफिक एरियाज़ बॉडी के जहाँ उन्हें लगता है कि भाई हमारा यहाँ से फ़ैट डिक्रीज़ नहीं हुआ, इंचेस कम नहीं हुए। तो ऐसे एरिया को कम करने के लिए जो है वो फ़ैट कैविटेशन का प्रोसेस है। फैट कैविटेशन में हम अल्ट्रासाउंड लो फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ्स होती हैं जो कि आपके फैट सेल्स को ब्रेक करती हैं। अच्छा, मतलब ये नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है? जी, कोई कट इसमें नहीं होता, कोई डाउन टाइम नहीं होता, कोई आपको इसमें रेस्ट नहीं करनी पड़ती, आप अपना इजीली इसको अपनी रूटीन के अंदर करवा सकते हैं। बट हम इसे एडवाइस तब करते हैं कि अगर पेशेंट जो है वो ओबेसिटी ग्रेड 1 और 2 में है। अगर आप 3 में हैं तो डेफिनेटली फिर कोई ना कोई उनको ये जो ग्रेडिंग है इसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये जो हमारा BMI चार्ट होता है उसके मुताबिक है? जी, ये जो आपकी ओबेसिटी की ग्रेडिंग है ये आपके BMI के अकॉर्डिंग है। और मैं जनरल क्योंकि लोगों को BMI का आइडिया नहीं है तो मैं उनके वेट कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि अगर लोग 80 से अंडर हैं तो उनको हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप लिपोलेजर या ये हाइफू इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं पेशेंट, फैट कैविटेशन के प्रोसेस की तरफ। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो 80 प्लस जा रहा है और साथ में किसी न किसी मेडिकल हिस्ट्री उसकी एसोसिएट कर रही है तो पहले हम उसको मैनेज कराते हैं, ठीक है। वो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करता है डाइटरी इंटरवेंशंस के थ्रू, इवन कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है उसके थ्रू। तो देन जब वो मैनेज होती हैं, थोड़ा पेशेंट जो है वो अंडर 100 आता है तो फिर हम उसको फैट कैविटेशन के प्रोसेस जो है वो सजेस्ट करते हैं। अच्छा, इस इट कॉस्मेटिक प्रोसीजर या ये आपके हेल्थ के लिए बेहतर है? ये आपके हेल्थ के लिए भी इम्प्रूव बेनिफिशियल है। देखिए, जैसे ही आपका एब्डोमिनल फैट है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का पेशेंट होता है तो वो वेट जब रिड्यूस करता है ओवरऑल वेट उसका कम हो जाता है। बाज़ों का लीन PCOS भी होती है, पूरी बॉडी लीन होती है, जस्ट उसका जो है वो एब्डोमिनल फैट होता है। और उनको बारहा गायनोकोलॉजिस्ट सजेस्ट कर रही होती हैं कि आप अपना वेट रिड्यूस कराएं, इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर तो ये आपको आपके जो फैट सेल्स होते हैं उनको बेसिकली ब्रेक करता है। आपके लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ही आपकी बॉडी से ये स्टूल के थ्रू पास आउट हो जाता है, ठीक है। मैम, हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो स्किनी फैट हम इसको कहते हैं कि आपकी बॉडी एक सर्टन जैसे टोन निकली हुई होगी लेकिन बाकी ओवरऑल फैट उसका कम होगा। तो वो कहा जाता है कि क्योंकि बचपन से ही आपने फैट बहुत ज़्यादा स्टोर किया हुआ है, उसके ऊपर स्टोर हुआ हुआ है, तो आपको ज़रा टाइम लगेगा इस फैट को कम करते हुए। बिल्कुल तो ऐसा ही है। डाइट, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑल्टरनेट है हमारा डाइट का और एक्सरसाइज का जो आप बता रही हैं कैविटेशन, ये अल्टरनेटिव, लेकिन ये कंसिस्टेंट आप इसको रह के करें तो आपको जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं और सस्टेनेबल रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लाइक अगर आप देखें एक पेशेंट है वो 55 की हैं, लाइक अगर हम एज कैटेगराइजेशन कर लें कि कोई बंदा 25 to 30 का है, वेट उसका जो है वो 55 to 60 का है, लेकिन स्टिल उनकी डबल चिन है और एब्डोमिनल फैट है। अब ऐसे में अगर हम उनको कैलोरी डेफिशिएंट करते हैं या एग्जैक्ट अगर हम उनको प्रोटीन डाइट पे भी ले आएँ, कीटो डाइट भी करवा लें, तो स्टिल कहीं ना कहीं उनकी बाकी बॉडी पर भी इफेक्ट आ रहा होता है। तो फिर वो पेशेंट जो है वो बियर नहीं करता है कि भाई मेरा फेस का जो अपर एरिया है वो स्लिम हो या मेरी बॉडी जो है वो और ज़्यादा स्लिम हो, मुझे जस्ट जो है वो टारगेट एरिया चाहिए। तो उस टारगेट एरिया को कवर करने के लिए ये एडवांस जो प्रोसेस आए हैं जिसमें फैट कैविटेशन है, लिपोलिटिक इंजेक्शंस हैं, वो सिलेक्टिव एरिया को इनके इंचेस को कम करने के लिए। सही। अच्छा, और इसके साथ साथ अभी आजकल जो वो इंजेक्शंस, नाम नहीं लूँगा मैं, वो बहुत ज़्यादा वायरल हैं, तो वो लोग करवा लेते हैं, उसमें और इसमें जो है वो फ़र्क क्या है? वो स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकेंगे? उसमें वेरी करता है। अगर आप जस्ट जो है वो वेट रिडक्शन के लिए इंजेक्शन जैसे कि बहुत ही मतलब ब्रांड्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं, जिसमें हम कहते हैं जिसमें GLP-1 बेसिकली जो है वो यूज़ हो रहा है वेट रिडक्शन के लिए, वो आपका वेट रिड्यूस करता है, लेकिन वो भी आपका वेट तभी प्रॉपर वे में रिड्यूस करता है अगर आपकी डाइट अच्छी है। अच्छा। अदरवाइज आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक अगर आपकी डाइट अच्छी है, प्रोटीन डाइट पे रहते हुए अपना हाईली एक्टिव होकर आप उनको यूज़ करते हैं तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, सस्टेनेबल गोल्स हैं। लेकिन एक पेशेंट ऐसा है जो वैसे पहले ही जो है वो हाइपोथायरॉइडिज्म का पेशेंट है या PCOS का पेशेंट है, वो उसकी एनर्जी पहले ही बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, वो GLP-1 भी नहीं लगवा पा रहा, तो उसको फिर हमें डाइट पे रखना पड़ता है। और डाइट पे रहते हुए अगर उसका कोई सिलेक्टिव एरिया रह गया तो फिर हम वो लिपोलिटिक इंजेक्शंस यूज़ करते हैं ऐसे पेशेंट पे जो कि एक सिलेक्टिव एरिया के ऊपर है। आया वो डबल चिन उसकी रह गई है, आया उसके लव हैंडल्स हैं, आर्म्स हैं, उसका एब्डोमिनल फैट है, वो फिर आपका ये कम्बिनेशन थेरेपी में चला जाता है कि आप उसको डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल तो क्योंकि मैनिडेटरी है, आप जो मर्जी प्रोसीजर करा लें, आप बायोट्रिक सर्जरी भी करा लें तो लाइफस्टाइल मैनिडेटरी है। ये बायोट्रिक सर्जरी की आपने बात करी है, इसके ऊपर भी तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। इसी के साथ साथ लाइफस्टाइल हमारा किस तरह का होना चाहिए डॉक्टर हमशा, वो ज़रा बताइएगा कि आइडियल हमारा लाइफस्टाइल क्या हो सकता है ताकि हमारा वेट गेन हो ही ना। आइडियल हमारा जो है उसमें यही कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी तो लाजमी है। लाइक आप 10,000 स्टेप्स बहुत है, आप 10,000 स्टेप्स पे चले जाएं या आप जस्ट अपनी लाइफ में से मैं कहती हूँ 30 मिनट्स निकाल लें जिसमें आप अपने माइंड को रिलैक्स करें
और आप अपने आप को बेशक ब्रिस्क वॉक कर लें, ठीक है, क्योंकि हमारा जो आजकल ज़्यादा एब्डोमिनल फैट या वेट गेन हो रहा है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, जिसमें हमारा स्ट्रेस जो एक बहुत बड़ी रीज़न है। क्योंकि अगर देखें लोग काम कर रहे हैं आजकल, लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग की तरफ बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी जो कम्युनिटी जो है वो सारी बैठने वाली, उनकी फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, स्ट्रेस पीक पे जाता जा रहा है। तो अगर हम लोग 30 मिनट्स अपने लिए निकालना शुरू कर दें तो हमारा स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। स्ट्रेस मैनेज होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल होगी, तो एटलीस्ट जो हम खाएंगे वो बॉडी स्टोर नहीं करेगी, ठीक है। और फिर आ जाती है बात कि खाना क्या है। खाने में आप जो है वो अपने प्रोटीन डाइट को अच्छा रखें, कार्ब्स को बिल्कुल स्किप नहीं करें। कार्ब्स हमारी लाइफ आजकल तो मैम वो लो कार्ब डाइट या नो कार्ब डाइट तो बहुत ज़्यादा वायरल है। नहीं, अगर आप इस तरह की कोई भी डाइट फॉलो करते हैं तो वो आपको वेट तो कम कर सकती है, वक्ती रिजल्ट्स तो दे सकती है, लेकिन बाद में आपका वेट जो है वो बाउंस बैक हो जाएगा। जैसे भी अगर हम रमज़ान की बात करें तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने रमज़ान में सिर्फ सुबह सहरी की, इफ्तारी में और कुछ नहीं खाया। लोगों का एक्यूज टू होता है हम तो कुछ भी नहीं खाया रोज़ों में, और उन्होंने वेट भी रिड्यूस कर लिया। बट ईद के भी 3 दिनों में वही लोग कह रहे होंगे कि भाई अब मुझे फिर से मेरा वेट गेन होता फील हो रहा है। अभी गुजरे सिर्फ 3 दिन है क्योंकि उन्हें ब्लोटिंग हो रही है, ठीक है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी ने स्टोर करना है, पहले कार्ब्स खाए नहीं है, अब दावतों में वो खाएंगे और वो स्टोर होगा, और अल्टीमेटली वो विद इन अ मंथ जो उन्होंने कम किया था उससे डबल वो गेन कर चुके हैं। अच्छा, डाइट की आप बात कर रही हैं, इसमें आपने प्रोटीन रिच डाइट की बात की है। हमारा जब हम डाइट अपना प्लान करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट हमने प्रोटीन को मेन रख के उसके इर्द गिर्द बनाना है, या हमारे तो कार्ब्स रिच सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, हमारी जो डाइट है सब कॉन्टिनेंट की, उसको रख के और उसमें प्रोटीन सोर्स ऐड करना है, ज़्यादा करना है? देखिए, अगर हम एक नॉर्मल पर्सन का डाइट चार्ट जब बनाते हैं तो हमारी जो कार्ब्स का पोर्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। सही। अगर हेल्दी हम वे में भी चलें, आप अगर देख रहे हैं कि भाई मैं वेट गेन की तरफ जा रहा हूँ, तो अगर हम नॉर्मली दें तो हम कहते हैं जी आप 50% तक कार्ब्स ले लें। सही। जो प्रोटीन है वो आप 35% तक जाएं। आपका जितना वेट है आप उसको 1.8 ग्राम से मल्टीप्लाई करके आप जो है वो उतना प्रोटीन ले लें। आपको कुछ और नहीं समझ आ रही, उससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो एक एक्सपेंसिव डाइट भी है, ठीक है। तो अगर हम अपनी नॉर्मल उसमें देखें तो ये अगर आप इतना वेट 30% तक या 35% तक आप अपना प्रोटीन दिन में ले रहे हैं तो दैट्स इनफ। अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी इनफ है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिम वगैरह जा रहे हैं? नहीं, जो लोग जिम वगैरह जा रहे होते हैं उनके लिए फिर डाइट डिफरेंट होती है, उनके फिर प्री और पोस्ट मील जो हैं वो प्लान करने पड़ते हैं। फिर उनका देखते हैं, ये भी चीज़ उसमें मैटर करती है कि उस पेशेंट का जो है वो ग्लूकोज लेवल किस तरह का है, वो बॉडी उनकी मेंटेन करती है नहीं करती, वो एक्सरसाइज कितना टाइम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर इस तरह का पेशेंट होगा तो फिर उसके प्री या पोस्ट में हमें प्रोटीन रिच डाइट रखनी पड़ती है। कार्ब्स उनके भी होते हैं, कार्ब्स हम स्किप नहीं कराते क्योंकि कार्ब्स एक बहुत, अगर आप हेल्दी वे में ले रहे हैं तो एक बहुत अच्छा सोर्स है आपकी एनर्जी का, बल्कि क्विक सोर्स है, एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। मज़ीद भी हमारे साथ दोनों डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे तफसील में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर नमशा जो है वो हमें डाइटरी कुछ हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अब ज़रा डॉक्टर उस्मान की तरफ चलते हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं ओरल कैंसर के हवाले से। सर, ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज़ें आप देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में जिसकी वजह से आपको लगता है कि ओरल कैंसर जो है वो बढ़ रहा है? अच्छा, बढ़ भी रहा है या नहीं बढ़ रहा, अपनी ये भी ज़रा बताइएगा। देखें, इसमें गुजारिश मेरी ये है कि पहली बात कि हमारे यहाँ कोई इस तरह के ऑफिशियल सर्विस तो होते नहीं। दूसरी बात ये कि हमारे पास रूटीन प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स आते हैं उसमें एक तो डायग्नोज पेशेंट आता है ऑलरेडी विद इन एग्जिस्टिंग डिजीज, जिसको डायग्नोज हो चुका है कि उसको ओरल कैंसर है, और कभी जब हम उसके एक्सरेज करवाते हैं, स्कैन्स करवाते हैं, तो उसमें एक्सीडेंटल फाइंडिंग आ जाती है कि देयर इज़ अ लीजन जो परसिस्ट कर रही है, बिल्कुल, लेकिन सिंस वो पेनलेस होती है, स्लो ग्रोइंग होती है, जो हमारा पेशेंट होता है वो उसे अनअवेयर होता है। पेशेंट को अवेयरनेस तब आती है वंस वो इन्फेक्टेड हो जाए या उसको दर्द शुरू हो जाए। और जो आप कॉजेज़ की बात करें, पाकिस्तान में जो हमारा बड़े सगीर पाक हिंद है, स्पेसिफिकली इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, उसमें हमारा ये एरिका नट, पान, मिसवार, छालिया, एनी फॉर्म ऑफ टोबैको, आइदर इट बी चूएबल और नॉन चूएबल, ये सारी जो हमारी ओरल हैबिट्स हैं बेसिकली दे इवेंचुअली लीड टू द ओरल कार्सिनोमास। ओके, अच्छा, जो हमारे माउथ में ब्लिस्टर्स हो रहे होते हैं या इस तरह की चीज़ें जो बार बार रेकरेंट है, ये भी लीड कर रही होती हैं ओरल कैंसर की तरफ। एंड देन दे से कि अगर आप खाना च्यू करते वक्त अगर आपका कोई गाल आ रहा है और बार बार आ रहा है, उसकी वजह से अगर कोई आपको परसिस्टेंट है तो उसको भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए अगर कोई जख्म हो गया बार बार। देखिए, जैसे आपने फरमाया कि हमारे पास अगर रिकरेंट अल्सरेशन हो रही है विद इन द ओरल कैविटी, ये एक सेपरेट चैप्टर है, हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं जैसे आपका कहेंगे इंशाल्लाह।
देखें, सादा लफ्ज़ों में लेमैन टर्म में अगर समझाना चाहूँ तो कोई भी मुंह के अंदर जख्म जो persist कर रहा है for more than 2 weeks, more than 2 weeks, for more than 2 weeks, despite the medication, okay, the patient is on the medicine, whether it be the injectables या oral whatsoever XYZ, लेकिन उसके बावजूद वो persist कर रहा है, वो सबसाइड नहीं हो रहा, या सादा लफ्ज़ों में if it is a non-healing ulcer, that is going to advance towards the oral cancer. ओके, जो इनिशियल आप गलतियां कौन कौन सी देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में ज़रा बताइएगा, जो आम तौर पर लोग जो हैं वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं लेकिन उसकी वजह से कैंसर नहीं तो कोई और डिजीज़ की तरफ वो चले जाते हैं, वो ज़रा बताइएगा। देखें, अमूमन जितना फोकस हम लोग अपनी एक्स्ट्रा ओरल अपीयरेंस पे करते हैं ना, अगर उतना ही फोकस या एम्फेसिस हम अपना इंट्रा ओरल कंडीशंस पे दें तो मामलात काफ़ी हद तक हमारे स्ट्रीमलाइन हो सकते हैं। सही। पहली गुजारिश। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि हमारे मुंह के अंदर बेसिकली लीजन्स जब बनना शुरू होती हैं अर्ली स्टेज में, या तो वो क्लासिकल वाइटेशन अपीयरेंस होती हैं या रेडिशन अपीयरेंस होती हैं। इस तरह की लीजन्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ओके, क्योंकि ये ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट कभी भी कैंसर डेवलप नहीं होता। ठीक है, इनिशियल सिम्टम्स आते हैं, उनको इग्नोर किया जाता है। फिर हमारे यहाँ एक ट्रेंड है सेल्फ मेडिकेशन जी, का। हमारे पास पेशेंट तब आता है बेसिकली जब वो हर तरह का इलाज मुआवजा कर चुका होता है, हर किसी को दिखा चुका होता है और ऑलमोस्ट ऑलवेज या तो मिडिल स्टेज पे आता है या बिल्कुल एडवांस टर्मिनल स्टेज पे हमारे पास आता है। फिर हमारे पास ट्यूमर्स, जैसे मैंने गुजारिश की, 2 तरह के होते हैं, आइदर या वो तो बिनाइन होंगे या मैलिग्नेंट होंगे। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो मैलिग्नेंसी की तरफ जाएंगे डेफिनेटली सूनर और लेटर। फिर कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जो रिजेक्टेबल हैं कि हम उसको ऑपरेट करके रिजेक्ट कर सकते हैं, कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं जो रिजेक्टेबल नहीं है। फिर और कोई हल नहीं है कि सिवाय इसके हम पेशेंट से कहेंगे जी आप कीमोथेरेपी करवाएं या रेडियोथेरेपी करवाएं। तो उसके बाद भी जो उसका प्रोग्नोसिस है वो क्वेश्चनेबल है। वो डिपेंड करता है पेशेंट की बेसिकली जो इम्यून सिस्टम है वो किस तरह का है, कि वो कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं है, या उसका जो कुव्वत मुदाफ़त है वो ठीक है या क्या मामला। चलें, जैसे मैंने डॉक्टर रमशा से गुजारिश की थी, आपसे भी सर यही गुजारिश करूंगा कि आइडियल हमारी ओरल हेल्थ का हमने ध्यान किस तरह रखना है। आपने इंटरनल माउथ ओरल हेल्थ की बात की, उसके बारे में ज़रा बता दीजिएगा, और एक्सटर्नल भी ज़रा बता ही दीजिएगा कि फिर किस तरह हमने अपना ख्याल रखना है। एक्सटर्नल तो देखें, इंटरनल देखें, पहली गुजारिश मेरी ये है कि वी नीड टू मेंटेन द ओरल हाइजीन, एटलीस्ट वी नीड टू ब्रश ट्वाइस डेली। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इनिशियली हमारे दांतों के ऊपर एक सुपरफिशियल लेयर बनती है विच वी कॉल्ड एज प्लाक, वो रिमूवेबल है, दैट इज अ नॉन कैल्सिफाइड टिश्यू, वो ब्रश से रिमूव हो जाती है। लेकिन वही प्लाक जो कि नॉन कैल्सिफाइड है, अगर हम उसको ब्रश से रिमूव नहीं करते, विद इन 72 आवर्स वो कैल्सिफाइड हो जाता है। सही। फिर वो ब्रश से रिमूव नहीं होता, उसकी वजह से हमारे गम्स रिसीड होते हैं, जिंजिवल रिसेशन होती है, उसकी वजह से हेलिटोसिस होता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स की कंप्लेन करता है पेशेंट, सेंसिटिविटी की कंप्लेन करता है। जैसे कहते हैं कि इट सेज अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ठीक है, तो जो बर वक्त तशखीस है बेसिकली, दैट इज़ द की टू द सक्सेस। अच्छा, जैसे भी आपने बात की कि हमें ब्रशिंग जो है वो 2 टाइम्स अ डे करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप ब्रशिंग टेक्निक में लोगों को देखते हैं कि आपको लगता है कि वो गलत टेक्निक है? 1, 2, आजकल हमारे मार्केट में बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं, ब्रांड्स का नाम मैं नहीं लूँगा, जिसमें कुछ पाउडर्स भी हैं, देन देयर आर फोम बेस्ड टूथपेस्ट एज वेल, और फिर हमारे जो आम हमारे टूथपेस्ट इस्तेमाल होती हैं वो भी हैं। तो इनमें से बेस्ट क्या है? तीसरा, चौथा, जो वाइटनिंग हमारी स्ट्रिप्स हैं उसका कोई फ़ायदा होता भी है या नहीं होता, या इनकी वजह से मज़ीद नुकसान होना शुरू हो जाता है? चलें, पहली बात आपने की ब्रशिंग टेक्निक्स के बारे में, इसमें हमारी बुकिश रिकमेंडेशंस हैं डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर ऑक्लूजन ऑफ द पेशेंट। ओके। कुछ लोग होते हैं वो पूरा जोर लगा रहे होते हैं, लिटरली दे आर अब्रेडिंग द टूथ सरफेस, कि उनके दांत जरा थोड़ा वाइटनिंग इफेक्ट आ जाए। वी आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट। हमने जोर नहीं लगाना, जेंटली हमने बेसिकली ब्रश करना है, टाइम देके पूरे 2 मिनट। ठीक है। नंबर 2, जो आपने बात की चीक बाइट की, कि जैसे पेशेंट ऑक्लूड करता है, जो अपर टीथ हैं, जो लोअर टीथ हैं, वो बेसिकली जो हमारा बकल म्यूकोजा है उसको इरिटेट करता है, या उसकी वजह से हमारा फ्रिक्शनल केराटोसिस डेवलप हो सकता है। ये वो अलामात हैं जो कि इवेंचुअली लीड करती हैं टूवर्ड्स दी ओरल कैंसर। अच्छा, ठीक है। तीसरी बात आपने की कि जो आजकल ब्रांड्स हैं या व्हाट्सएवर आप उनको नाम दे दें, देखें जो भी आपने चीज़ यूज़ करनी है दैट शुड बी FDA अप्रूव्ड। ओके। अगर वो FDA अप्रूव्ड है तो वेल एंड गुड, अगर FDA अप्रूव्ड नहीं है नेवर गो फॉर इट। ओके ओके। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ लोगों को ये शिकायत होती है ब्लीडिंग गम्स की, आपने बात की,
एक दफ़ा 2 दफ़ा अगर ब्लीडिंग हो चुकी है तो वो हम कह सकते हैं कि आपके ब्रशिंग टेक्निक की वजह से हुआ है। अगर परसिस्टेंट है, डेली आपको ब्रशिंग के दौरान जो है वो ब्लीडिंग गम्स हो रही हैं या आप जब स्पिट कर रहे हैं तो उसके बाद आपको खून नज़र आ रहा है, तब डॉक्टर के पास लाजमी तौर पर जाना चाहिए आपको? लाजमी जाना चाहिए। और किस तरह की डिजीज़ हो सकती है जो अगर आप नहीं जाते बर वक्त तो आपको उसका जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखें, अब ये बेसिकली इसमें हमारे डिफरेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें आइडियली सबसे पहले कोगुलेशन प्रोफाइल करवाना चाहिए पेशेंट का विद INR, ओके, जिसमें हमारा क्लॉटिंग टाइम है, हमारा ब्लीडिंग टाइम है, हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, इस तरह के मामला। और हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है। जितने भी हमारी इंट्राओरल मैनिफेस्टेशंस हैं, दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द ओवरऑल फिजियोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द बॉडी। तो इसको कभी भी हमने निगलेक्ट नहीं करना। अगर ब्लीडिंग परसिस्टेंट है तो डेफिनेटली देयर इज सम अंडरलाइंग कॉज जो कि निगलेक्ट हो रही है एंड इट नीड्स इमीडिएट अटेंशन। ओके, अब सर ज़रा कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की तरफ आ जाते हैं, या मुझे ज़रा उसके बारे में बता दीजिएगा कि वो कॉस्मेटिक है या नहीं है। जैसे मुझे अक्सर औकात शीशे में देख के लगता है कि मेरी जो लेफ्ट साइड है वो इतनी अच्छी नहीं है, मैं तस्वीर भी अपनी खिंचवाता हूँ तो राइट साइड से खिंचवाता हूँ। इधर भी कैमरा मैन हज़रात को कह रहा हूँ कि मेरी राइट साइड पर फ्रेम रखिएगा। अब ये मेरा वहम है या मेरा फेस वाकई एसिमेट्रिकल है, इसको ज़रा पहले बता दीजिएगा कि। और इस तरह के लोग जब फिर आपके पास आते हैं कि सर सर्जरी करके मेरा थोड़ा सा ये 30 डिग्री थोड़ा इधर कर दें या इस तरह करते हैं, तो फिर उसको डील किस तरह किया जाता है? अच्छा, पहली तो गुजारिश ये है कि आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी सिमेट्री है, ठीक है। और नंबर 2 देखें, पेशेंट की कंसर्न हमेशा 2 होती है। नंबर 1, आइदर इट विल बी एस्थेटिक कंसर्न और इट विल बी अ फंक्शनल कंसर्न, ठीक है। अगर तो कंसर्न एस्थेटिक है फिर हम पेशेंट को ये रेकमेंड नहीं करते कि आप सर्जरी की तरफ जाएं। ओके, अगर कंसर्न फंक्शनल है, मतलब ही इज हैविंग अ डिफिकल्टी इन मैस्टिकेशन, ओके, फिर डेफिनेटली हम उसको कहते हैं कि आप सर्जरी को कंसीडर करें। एस्थेटिक्स जो है उसमें डॉक्टर साहब भी बता सकती हैं बेहतर इस बारे में। ये जो डर्माटोलॉजी वाले होते हैं या प्लास्टिक सर्जन होते हैं या मेसोफेशियल सर्जन जैसे हम लोग हैं, हम बेसिकली बोटॉक्स, फिलर्स इसकी तरफ शिफ्ट करते हैं जी जी, ठीक है। क्योंकि जितनी भी हमारे सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उनकी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं, क्योंकि हमारा जो ओरल कैविटी है इट इज़ इसमें मैक्सिमम ब्लड सप्लाई, इसमें हमारी ऐसी नर्व्स पड़ी हुई हैं विच आर मैंडेटरी फॉर आवर आई ओपनिंग, फॉर आवर मैस्टिकेशन, फॉर द मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। सर्जरीज की अपनी इंडिकेशंस हैं। अगर पेशेंट की कंसर्न, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, फंक्शनल है, वी शुड गो फॉर द सर्जरी, ओके, ठीक है। अगर माइनर सी कंसर्न है तो वो तो बोटॉक्स, फिलर्स, इस तरह के मामला से रूल आउट हो सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे किस तरह के कंसर्न्स हैं जो आपको फंक्शनल नज़र आ रहे हैं? कुछ लोगों का फेस बिल्कुल बाय बर्थ ही उनकी जो शेप है वो ठीक नहीं होती, फिर वो बहुत कुछ करवा चुके होते हैं, अपना ब्रेसेस भी लगवा चुके होते हैं, सब कुछ करा चुके होते हैं, लेकिन उनकी शेप ठीक नहीं हो रही होती, तो उसके बाद फिर उन्हें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल उनको च्यू करने में मसला हो रहा है या जॉ पूरा नहीं खुल रहा खाना खाते वक्त। देखें, इसमें बेसिकली हम जो प्रेफर करते हैं दैट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, ठीक है। इसमें हम एंगेज करते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट को, ठीक है, जो पहले उसके टीथ को जो कि मेल अलाइंड है उनको अलाइनमेंट में लेके आए, ओके, ठीक है। उसके बाद हम ऑर्थोनेथिक सर्जरी करते हैं। अगर उसकी चिन, जैसे कि आपने फरमाया कि अगर वो रिट्रूसिव है बाय बर्थ, कंजेनिटल फॉर एग्जांपल, तो फिर उसको चिन को हम एडवांस कर सकते हैं। चिन एडवांसमेंट प्रोसीजर्स हैं हमारे पास बाकायदा। अच्छा, वो जो अगर हमने नॉन सर्जिकल की तरफ जाना है तो फिर तो हमारे पास वही बोटॉक्स और फिलर्स ऑप्शन है। अगर सर्जरी की तरफ हमने जाना है बेसिकली तो फिर वो एक लॉन्ग टर्म बेसिकली उसका इफेक्ट होता है, ठीक है, और ज़्यादा पायदार, ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ओके। अब यहाँ पर सर, यहाँ पर डिस्क्लेमर देना ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो सारी बातें की जा रही हैं ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। आप लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसके बाद ही वो आपको जो प्रोसीजर रिकमेंड करेंगे। आपने ये नहीं, हमारे यहाँ सर ये भी एक मसला है ना, डॉक्टर साहब आपके पास आके पेशेंट्स आपको बताते होंगे कि हमने ये करवाना है जी, ये कर दें, अगर आप नहीं करेंगे तो हम वो दूसरे साहब के पास जा रहे हैं। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हमारे यहाँ ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि डॉक्टर साहबान जो हैं दे आर एक्चुअली फॉलोइंग द पेशेंट गाइडेड थेरेपी, रादर देन कि वो उसको काउंसल करें, वो पेशेंट से काउंसलिंग ले रहे होते हैं। नहीं, आप तो गलत बता रहे हैं। मैं तो पढ़ के आया हूँ जमेनाई से, मैंने रात को रिसर्च किया, आप गलत बता रहे हैं सर, ऐसे नहीं, ऐसे होता है। डॉक्टर रमशा, आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप इस तरह के जो मरीज़ हैं उनसे किस तरह डील करते हैं जो आके आपको बता रहे होते हैं कि मैम ये नहीं, ये कर दें प्लीज़? ऐसा होता है कि पेशेंट कहता है जी हम अगर डाइट प्लान की बात करें तो वो कह रहा है चैट जीपीटी से हम बना के फॉलो कर चुके हैं और अब हमारे ना बस ये मसले रह गए हैं। तो हमारा उनसे यही सवाल होता है कि अगर ये मसले भी चैट जीपीटी ने हल नहीं किए तो उसे करने चाहिए थे। आपके डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो आपके सारे इश्यूज़ को ही कॉप कर रहा होता है। तो चैट जीपीटी आया वो आपके एस्थेटिक्स के प्रोसीजर्स हैं या वो आपके डाइट थेरेपी है या कोई भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री है जिस पे आप उनकी गाइडेंस लेते हैं, तो ये बात अपने माइंड में रखा करें कि चैट जीपीटी को आपकी फिजियोलॉजी नहीं पता। उसको आपके इश्यूज़ नहीं पता, उसको नहीं पता कि आप
आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, आप किस अपने प्रोसीजर को जो है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको मैनेज रख सकते हैं, ठीक है। डाइट थेरेपी है तो वो आपको एक प्लान बना के दे रहा है, जस्ट लेट्स सपोज वो आपको कीटो डाइट का एक प्लान बना देता है, आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे, मज़ीद भी मैम इसी के हवाले से जो है वो गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग ये गुफ्तगू कर रहे थे कि कोई भी प्रोसीजर जो है वो डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद हमने कराना है। पहले हमने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके बाद कोई चीज़ करनी है। हमारे यहाँ ये जो सेल्फ मेडिकेशन का रुझान है, इसकी वजह से हमें नुकसान होता है। और अनफॉर्चुनेटली मैम ऐसा भी होता है कि बहुत सी ऐसी मेडिसिन जो आपको नहीं मिलनी चाहिए वो भी आपको ओवर द काउंटर मिल रही होती हैं, और उसका जो है वो नुकसान होता है। ख़ासतौर पर आपकी फील्ड में तो बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं, जैसे वेट लॉस होता है, लोग फिर करवा लेते हैं। अच्छा, उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि अगर ऐसी मेडिकेशन हमने ले ली हैं या ऐसे इंजेक्शंस हमने लगवा लिए हैं जो हमने कहीं से पढ़ लिए, या हमें पता चला कि किसी सेलिब्रिटी ने लगवाया था तो हम भी लगवा लेते हैं किसी ऐसे बंदे से जो कि फार्मेसी पे ही खड़ा हुआ था, तो उसका नुकसान क्या हो सकता है? इसका नुकसान सबसे पहले तो ये है कि देखिए आपकी बॉडी का मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी एजिंग साइंस डेवलप हो जाता है, और जो फिर तब एजिंग साइंस आते हैं वो हमारे किसी भी एस्थेटिकल के प्रोसीजर से नहीं जाते हैं, क्योंकि जितना मर्जी फिर कोलेजन जितना मर्जी आप कोलेजन खा लें, जितना मर्जी आप बोटॉक्स करा लें, आपकी कुछ आपके साइंस जो हैं वो उस टाइम पे आप कवर कर पाएंगे, लेकिन कितना मैनेज करेंगे आप बोटॉक्स को, कितने फिलर्स और थ्रेड्स कराएंगे, वो जो ग्लो, नेचुरल ग्लो आपका 30s का था या 35-40 तक आपकी स्किन पे था, वो ख़त्म हो जाता है, आप एक्सट्रीम लीन हो जाते हैं। फिर जैसे ही आप वो सब कुछ छोड़ते हैं तो आपका जो वेट बाउंस बैक करता है वो बहुत बुरा है, क्योंकि अगर कोई सेलिब्रिटी कर रहा है तो उसका जिम का टाइम वो खाना भूल सकता है, वो जिम नहीं भूलता, वो टीम है उनके उनका साथ पूरी। पूरा एक मैनेजमेंट है उनकी। और हमारी जो आम आवाम है वो इंस्पायर होती है सेलिब्रिटीज से, वो कहते हैं फ़लाँ ने ये प्रोसीजर कराया, फ़लाँ ने ये चीज़ खाई, फ़लाँ ने इस चीज़ की कमर्शियल दे दी, ये ऐड हमने देख लिया, या फ़लाँ ने जो है वो इसका हाईलाइट लगा दिया, तो अब हमें भी यही चीज़ करनी है। उनकी एक ज़िद होती है पेशेंट की आके क्लिनिक पे कि भाई हमें यही काम कराना है, आया हम उन्हें काउंसल करते रह जाते हैं कि भाई ये चीज़ आपके लिए नहीं है, या इस चीज़ का आपको वो रिजल्ट नहीं आएगा, आप फ़लाँ चीज़ की तरफ चले जाएँ, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं। और इवन अगर आप हाई डोज में इस तरह के जो सप्लीमेंट्स है वो लेते हैं, आपकी किडनी पे बहुत बुरा इफेक्ट आता है। अच्छा, जो किसी भी तरह का सप्लीमेंट्स का इम्पैक्ट आपकी किडनी पे होता है, या खास तौर पे ये जो वेट लॉस के लिए बने हुए इसका, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में भी तो कहा जाता है कि अगर आप वो लेते हैं तो आपका किडनी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए, हम जो भी मेडिकेशन है जब हम हाई डोज में लेते हैं तो वो सबसे पहले हमारे लीवर और किडनी को डिस्टर्ब कर रही होती है, ठीक है। एक्सेसिव तो कोई भी चीज़ है, डाइट भी है, तो वो भी आपको नुकसान देगी। तो लेकिन जो आपके सप्लीमेंट्स हैं वो ये डेफिनेटली कर रहे होते हैं, और बाज़ टाइम लोग ऐसी ड्रग्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। सप्लीमेंट्स तो रेगुलर यूज़ करना, जैसे अब जस्ट लेट्स सपोज आजकल बहुत कॉमन है कि जी विटामिन B12 जो है वो डेफिशिएंट होता है, तो लोग नहीं देख रहे उसकी डोज कितनी है, आपको रिक्वायरमेंट है नहीं है, आपकी अगर डाइट में पूरा हो रहा है तो क्या ज़रूरत है उसके सप्लीमेंट लेने की। लेकिन पेशेंट ने क्योंकि किसी को लेते हुए देखा, किसी के ऐड देखी, और वो उन्होंने किसी इन्फ्लुएंसर को बताते हुए देख लिया कि हमने ये करना है। फिर अगर हम डाइट में उनको प्रोटीन मैनेज करने के लिए कह रहे हैं और हमने किसी एक डाइट प्लान के अंदर जस्ट लेट्स सपोज उनको साथ में एडिशन दे दिया कि आपने मेराइन कोलेजन यूज़ करना है, अब वो उस पेशेंट के लिए था जिसका डाइट प्लान हमने बनाया था, हो सकता है हमने वहाँ डेफिशिएंसी किसी चीज़ की हो, या हमने कैलोरी डेफिशिएंट पे वो प्लान था तो हमने उसको बताया है। देखने वाले 10 लोग सेम डाइट प्लान भी फॉलो करेंगे, सेम सप्लीमेंट फॉलो करेंगे, मुझे फ़ायदा हुआ था तो भी कर ले। हाँ, और फिर कुछ टाइम के बाद वही लोग आकर बता रहे होंगे कि भाई अब जो है वो हमारा स्टमक डिस्टर्ब रहता है, ठीक है, अब जो है वो हमारे राइट साइड पे पेन हो रही है, ठीक है, अब हमें फ़लाँ इश्यूज़ होना स्टार्ट हो गए। तो वो आपके इश्यूज़ आने से पहले तो काइंडली आप अपना कंसल्ट किया करें। आपके बायो जो लैब्स हैं आपकी, अगर वो आपको अलाउ करती हैं कि ये जिस चीज़ की डेफिशिएंसी आप डेफिनेटली वो ले सकते हैं, लेकिन RDA के अकॉर्डिंग। ये नहीं है कि अगर एक चीज़ की आपको जस्ट लेट्स सपोज रिक्वायरमेंट 1200 से 1500 mg है, तो आपने बस ये देखना है कि मुझे जल्दी ग्लो आ जाए, तो आप उसकी डोज ही बढ़ा दें। अच्छा, थोड़ा सा कैविटेशन की जो टेक्निक है उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर लेते हैं। बड़ा सरसरी से हमने गुफ्तगू की। अब मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दें कि अब एक शख्स है जो कि सारा कुछ कर चुका है, लेकिन उसका बेली फैट नहीं जा रहा या लव हैंडल्स नहीं जा रहे, अब वो आपके पास आया है, तो आप कौन सी ऐसी चीज़ें देखेंगी जिसके बाद आपको कैविटेशन टेक्निक जो है वो आप उसको रेकमेंड करेंगे? क्योंकि सर्जरी का नाम जैसे ही हम सुनेंगे हमारे रेड फ्लैग्स खड़े हो जाएंगे, या नहीं ये नहीं कराना, लेकिन क्योंकि नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है तो बहुत से लोग जो है वो कहेंगे अच्छा चले हम करवा लेते हैं। बिल्कुल, इसमें हम सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं कि अगर तो पेशेंट का स्टबन फैट है उधर, और ओवरऑल पेशेंट अपने नॉर्मल BMI पे लाई कर रहे हैं या नियर टू नॉर्मल BMI है। स्टबन फैट है क्या, उसको ज़रा डिफाइन भी कर दीजिएगा। स्टबन फैट आपका वो फैट है जहाँ पे आपकी एक्यूमुलेशन है फाइबर्स जो हैं, और आप के अंदर जो आपके फैट सेल्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हुई है पहले से, ठीक है।
जब आप लिपो लेज़र करवाते हैं तो वो एक आपके फैट सेल्स में ऐसे बबल्स बनाता है जो ब्रस्ट होते हैं और आपके वो जो सेल्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। सही। जब सेल्स ब्रेक होते हैं आपकी बॉडी में से रिमूव होते हैं तो अल्टीमेटली कम होते होते वो आपकी बॉडी से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और वो आपको फिर परमानेंट रिजल्ट्स रहते हैं। सही। उतना टाइम उनको दोबारा रिक्वायर्ड होगा उन सेल्स को बनने के लिए जितना पहले लगा है, क्योंकि कोई बंदा शुरू से तो 20 नहीं था, उसका लाइफस्टाइल एक रहा, उसने फिर जाके वो वेट गेन किया। सेम एज इट इज़ जब वो प्रोसीजर कराता जाता है वो अपने नॉर्मल आइडियल बॉडी कंटोर पे आ जाता है। बेसिकली बॉडी कंटोरिंग प्रोसेस इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा इसके अंदर प्लस पॉइंट ये होता है, इसमें जब हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी के प्रोब यूज़ कर रहे होते हैं तो वो आपकी जो स्किन लूज होती है उसको टाइट करता रहता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। बहुत जो लोग वेट को यूज़ करते हैं उनको स्ट्रेच मार्क बन जाते हैं, उनकी जो एब्डोमिनल फैट है वो जो स्किन होती है वो एक झिल्ली नुमा बन के जो है वो सैगी स्किन बन जाती है। अब उस सैगी स्किन को टाइटन करने में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ्स हैं वो आपकी बॉडी स्किन के अंदर कोलेजन प्रोडक्शन को एनहांस कर देती हैं। तो पेशेंट को साथ ही साथ बॉडी कंटोर मिलती है, टाइट मिलती है, उसको वो सैगीनेस नहीं मिलती, स्ट्रेच मार्क्स नहीं मिलते। और सेम एज इट इज़ अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका जस्ट बाकी बॉडी ठीक जा रही है लेकिन जो है वो उसका डबल चिन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर भी हम जो है वो फिर उसको लिपो लेज़र के इफेक्ट में से हम उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी मोस्टली एडवाइस कर रहे होते हैं, या हाइफो का प्रोसीजर जो है वो एडवाइस कर रहे होते हैं। उससे ये होता है कि आपको सेम एज इट इज़ फैट जो है वो बर्न हो जाता है और स्किन को साथ साथ टाइटनिंग इम्पैक्ट आ जाता है, आपकी जॉ लाइन जो है वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। और वो फैट आपका जल्दी बाउंस बैक नहीं होता जिस तरह से अगर हम नॉर्मल वे में अगर हम क्रैश डाइट करके अपना वेट रिड्यूस करते हैं और वो वापस आ जाता है। अच्छा डॉक्टर ये बताइएगा कि आपने बारहा अपनी गुफ्तगू में ये बात की कि ऑल्टरनेट नहीं है ये आपका, जो अगर आपने लाइफस्टाइल अपना नहीं चेंज किया तो फिर उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। बिल्कुल ये इस पर ज़रा थोड़ा सा जोर दीजिएगा कि आप जब ये प्रोसीजर्स करा रहे हैं तो आपने वो जो सर्टन लाइफस्टाइल है जो आपको डॉक्टर की तरफ से बताया जा रहा है उसको मेंटेन रखना है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसके अंदर भी ऐसा ही है कि जैसे आप एक ऐसा पेशेंट जो अपनी नॉर्मल रूटीन में की जहाँ बात आ रही है, डेट इज मीन कि ऐसी कैलोरीज जो उनकी कैलोरी काउंट जो उनकी रिक्वायरमेंट है। अब एक पर्सन की कैलोरीज काउंट ही 1500 से लेके 2000 तक उसकी रिक्वायरमेंट है, और अगर वो लेते हुए भी उसको एब्डोमिनल फैट्स से सफ़र कर रहा है, वो कैलोरीज लेते हुए उसको डबल चिन का इशू आ रहा है, देन वो ऐसे प्रोसीजर्स की तरफ जाए। और अगर आप ये समझते हैं कि मैं 2500 से 3000 कैलोरीज भी लूँ और साथ समझूँ कि मैं ये भी कराऊँ, तो फिर आप मैनेज तो कर सकते हैं, आप कम नहीं कर सकते। सही, ठीक है। और हाँ जी, इन्हीं प्रोसीजर्स के साथ साथ हमने अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी जारी रखनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, जब हम लिपो लेज़र का सेशन देते हैं पेशेंट को तो उसके बाद उनको एडवाइस करते हैं कि आपने जाके एटलीस्ट 30 मिनट्स जो है वो वर्कआउट करना है। जितनी आपकी बॉडी हाईली एक्टिव होगी उतना अच्छा आपको ये प्रोसीजर्स आया वो आपके इंजेक्शंस हैं, आया वो आपकी लेज़र्स हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। अच्छा अब ये बताइएगा कि वो पेशेंट्स जो आप देखती हैं कि उन्होंने ये प्रोसीजर्स कराए लेकिन कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ की जिसकी वजह से उनका वेट जो है वो बाउंस बैक कर दिया? कुछ तो हमने लाइफस्टाइल के बारे से बात कर ली, उसके अलावा भी कोई ऐसी गलतियाँ होती हैं? उसमें बस यही होता है कि पेशेंट अपनी आहिस्ता आहिस्ता जो कैलोरी काउंट है उस पर बहुत ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। लाइक वो उसको क्रेविंग्स, अगर कहीं पे इसका हार्मोनल कोई इम्बैलेंस हुआ है और उसने क्रेविंग ज़्यादा स्टार्ट हो गई हैं तो वहाँ पर एक मिस्टेक हो जाती है। या ये कि अगर वो फिजिकली एक्टिव नहीं रहा, बाद में उसने कहा कि बस ठीक है अब जो मैंने डिज़ायर्ड लुक चाहिए था मिल गया और अब वो सब छोड़ दें। जो आपका बॉडी कंटोरिंग है या आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, ये एक कंसिस्टेंट चीज़ है, इसको आपने लाइफ टाइम मेंटेन रखना है। अगर आपका ये लाइफ टाइम मेंटेन है तो आप ओवरऑल हेल्दी हैं, आपकी हर चीज़ मैनेज रहती है। फिजिकल अपीयरेंस में क्योंकि हम सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, आइडियल बताइएगा कि क्या बॉडी टाइप हमारी आइडियल होनी चाहिए? क्योंकि एक टाइम पे 2010-12 के टाइम पे वो करीना कपूर साहिबा ने एक जीरो फिगर अचीव किया था, सारे पागल हो गए थे कि हमने वो भी लेना है। उसके बाद अभी हम मूवीज़ में देखते हैं 6 पैक्स हैं, वो भी मेंटेन नहीं किए जा सकते ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आइडियल ज़रा बता दीजिएगा कि क्या हमारी बॉडी टाइप है जिसको आइडियल आपका बॉडी टाइप ये होता है जिसमें आपका BMI, हाँ, आप आइडियल BMI जो आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग है आप उसके अंदर लाई कर रहे हैं। सही। उसके बाद अगर आपको कहीं पर भी ऐसी अपनी बॉडी की कंडीशन फील होती है जहाँ पर आपको लगे कि भाई यहाँ मुझे फैट है, ये जिस जगह पे आपको बैलून टाइप स्ट्रक्चर अपनी बॉडी में फील हो रहा हो, वो गलत है। उस चीज़ को कम करने की जो है वो आप एफर्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कि ज़ीरो फिगर होना या जो है वो हमें मसल्स बिल्ड करना, ये सब आपके अपने एक मतलब आप इसको एक्स्ट्रा शौक कह सकते हैं कि लोगों के ये हो सकते हैं, लेकिन ये हेल्दी लाइफस्टाइल के नहीं है। मीन कि आप बहुत लीन हो जाएं और आप फिर भी PCOS को डेवलप कर लें, लाइफस्टाइल गलत हो जाए, आपको वो लीन फिगर लेते लेते आप स्ट्रेस को इतना ज़्यादा अपने ऊपर सवार कर लें तो वो भी फिर गलत है, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, उसका जो है वो उल्टा ज़्यादा आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। मज़ीद भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं, डॉक्टर उस्मान भी हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा ओरल कैंसर और ओरल हेल्थ के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग डॉक्टर रमशा से जो है वो गुफ्तगू करे थे कैविटेशन के हवाले से। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान हैदर कैसरानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा ओरल हेल्थ के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, एक हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, एक हॉलीवुड स्माइल अचीव करनी होती है, एक आइडियल हमारा कलर तो ज़रा बताइएगा कि दांतों का कलर होता क्या है एक्चुअली में। अच्छा देखें, इसमें मेरी गुजारिश ये है कि हमारे पास जो नेचुरल शेड है टीथ का जी, वो पेशेंट ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसको सफ़ेद मोती ऐसे दांत चाहिए, विच इज़ नॉट बेसिकली ट्रू। ठीक है, हेल्दी डेंटिशन होनी चाहिए। अब जो स्टेन्स होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, या तो वो इंट्रिंसिक होंगे या वो एक्सट्रिंसिक होंगे। इंट्रिंसिक का मतलब ये है कि वो कंजेनिटल होंगे। मिसाल के तौर पर अगर पानी में फ्लोराइड की मिकदार ज़्यादा है तो पेशेंट को इवेंचुअली फ्लोरोसिस हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए ब्लीचिंग है। ठीक है, लेकिन वो भी एक शॉर्ट टर्म थेरेपी है, वो बार बार पेशेंट को करवानी पड़ती है। दूसरी गुजारिश, अगर हमारे एक्सट्रिंसिक स्टेन्स हैं, जैसे एक पेशेंट है, ही इज़ अ स्मोकर या ही इज़ अ पान च्यूअर फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए फिर हमारे पास लेज़र वाइटनिंग इस तरह के मामलात हैं। दूसरा आप क्या पूछ रहे थे, दोबारा बताइए। यही मैंने नेचुरल शेड के बारे में पूछा था। और ये जो लोग के अंदर एक है कि हमने हॉलीवुड स्माइल अचीव करनी है, हम लोग सफ़ेद मोती, उसके लिए फिर वो बहुत से प्रोसीजर्स कर लेते हैं घर में खुद ही। वो वाइटनिंग स्ट्रिप्स इस्तेमाल कर लेंगे या ब्लीचिंग इस्तेमाल कर लेंगे या हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला के बेकिंग सोडा में वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो इसका फिर नुकसान क्या होना शुरू हो जाता है? देखिए, इसका जो लॉन्ग टर्म नुकसान है वो है सेंसिटिविटी। और सेंसिटिविटी एक दफ़ा डेवलप हो जाए तो वो फिर विदाउट द इंटरवेंशन कभी भी ख़त्म नहीं होती, सबसाइड नहीं होती। सही, उसके लिए फिर बाद में इस इंटेंसिव प्रोसीजर बंदा करवाए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स करवाए, या उसमें कैपिंग करवाए या क्राउनिंग करवाए या ब्रिजिंग करवाए, तो बेहतर ये है कि जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि ऑलवेज कंसल्ट योर फिजिशियन फर्स्ट। जो आपका प्राइमरी केयर फिजिशियन है, ही और शी विल गाइड यू कि आइदर यू नीड द ब्लीचिंग, यू नीड द लेजर वाइटनिंग, आपको इन एस्थेटिक प्रोसीजर्स की ज़रूरत है भी कि नहीं। और ये जो हॉलीवुड स्माइल का जो कंसेप्ट है, बेसिकली वो कहते हैं कि मोलर टू मोलर हमें स्माइल चाहिए। अब एजिंग इट इज़ एन इनएविटेबल प्रोसेस, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, एक नेचुरल फिनोमेना है। एवरीबडी हैज़ टू एज, विद एवरी पासिंग सेकंड वी आर लीडिंग और एजिंग। तो इसमें जितने मर्जी आप एस्थेटिक प्रोसेस कर लें, इवेंचुअली आपके वो क्रोस फीट भी डेवलप होंगे। ठीक है, आपका नेज़ोलेबियल फोल्ड ये भी डीपन होगा। ठीक है, रिंकल्स भी आएंगे, ये सारे मामला तो आएंगे। तो हॉलीवुड स्माइल हो या स्माइल मेकओवर हो या डिजिटल स्माइल डिज़ाइंस हो, ये सारे आपके एस्थेटिक प्रोसीजर्स, नंबर 1। नंबर 2 के सारे टेम्परेरी प्रोसीजर्स। ओके, इसमें आपको एक लॉन्ग फॉलोअप मेंटेन करना पड़ता है विद योर कंसल्टेंट। विनियर्स के साथ भी अगर आपको लगवा लेता है, पाकिस्तान में तो मेरा नहीं ख्याल कि विनियर्स बेसिकली मुल्तान में तो इतना ट्रेंड नहीं है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, यहाँ पे विनियर्स का कंसेप्ट ज़्यादा है। सही, विनियर्स का फ़ायदा ये है कि उसमें हमें मिनिमम कटिंग करनी पड़ती है ऑफ द एनाटॉमिकल क्राउन ऑफ द टूथ, जबकि जब हम क्राउन लगाते हैं उसमें हमें कटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। ओके, अब सर क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं आपसे ज़रा ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमने जो ओरल कैंसर के हवाले से बात की या दीगर इस तरह के जितने भी हमारी जो पूरी डिस्कशन हुई, उसका क्रक्स ऑफ द मैटर ज़रा बताइएगा कि हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को देखते हुए। स्मोकिंग है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, टोबैको का इस्तेमाल है, ताकि हम कैंसर जैसे मर्ज से जो है वो बच सकें। चलिए, मैं इसको समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ इन अ नटशेल। पहले गुजारिश ये कि किसी भी ओरल सिम्टम को आप निगलेक्ट ना करें। सही, अगर आपको लगता है कि यू हैव अ लीजन विद इन द ओरल कैविटी, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, और वो परसिस्ट करिए फॉर मोर देन 14 डेज और 2 वीक्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, ही और शी इज़ नाउ सपोज टू कंसल्ट। ओके, और कंसल्ट भी किसी डेंटिस्ट को या किसी इस तरह के नहीं, जो स्पेशलिस्ट हो अपनी फील्ड का। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हर जख्म जो हमारे मुंह के अंदर होता है वो कैंसरस नहीं होता। ठीक है, कुछ जख्म हमारे सेल्फ हीलिंग भी होते हैं, कुछ हमारे रिकरेंट नेचर होते हैं। अगर हमें गैस्ट्रिक इश्यूज हैं मिसाल के तौर पे, जो मोस्ट कॉमन ओरल हमारी लीजन्स बनती हैं वो एफ्थोसेल्स हैं, लेबियल म्यूकोजा पे हो गए, बकल म्यूकोजा पे हो गए। नंबर 3, जो आपकी ओरल हैबिट्स हैं उनको ज़रा बेहतर करें। सही, ओरल हैबिट्स में मुराद मेरी यही है कि इफ़ यू आर अ स्मोकर, ट्राई टू क्विट स्मोकिंग। ठीक है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन द ट्रीटमेंट, आई वुड से। ओके, डॉक्टर रमशा, आपसे भी यही गुजारिश करना चाहूँगा कि हमने लाइफस्टाइल पे बात की, हमने बात की अपने डाइटरी चेंजेस पे, दूसरा हमने कुछ जो प्रोसीजर्स हैं उसके हवाले से बात की। क्रक्स ज़रा बताइएगा कि हम लोगों को क्या क्या करना है, लाइफस्टाइल हमें अपना आइडियल किस तरह रखना है, क्या रूटीन हमारी होनी चाहिए, एक्सरसाइज किस तरह अपने इनकॉर्पोरेट करनी है अपने लाइफस्टाइल में। दूसरा, हम जो आजकल काउच पोटैटोज़ बने हुए हैं, इसका क्या नुकसान हो रहा है, और फिर कब हमने जो है वो प्रोसीजर्स की तरफ जाना है। ज़रा समराइज़ कर दीजिएगा पूरी डिस्कशन को।
कि डाइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आया आप लोग हेल्दी लाइफ आ रहे हैं जो कि आपको भी लग रहा है कि अभी कोई डिसीज़ आपको एसोसिएट नहीं हुई अभी आपके साथ, इस हेल्दी लाइफस्टाइल से लेके इवन आप आईसीयू के अंदर भी हैं तो डाइटरी इंटरवेंशंस आपके लिए मैंडेटरी हैं। तो उनको इतना इजी ना लें, ये ना समझें कि जो हम नॉर्मल खा रहे हैं और अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में कोई भी डिसीजेस मौजूद हैं, लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, पीसीओएस है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो अपने कंसल्टेंट से ज़रूर उसको डिस्कस करें और अपनी डाइट्स के अंदर उन चीज़ों को जो है वो इंटरवीन करें जो आपका डाइटिशियन आपको बताता है, ताकि आप फर्दर उन चीज़ों की तरफ ना जाएं। जो चीज़ें माइनस करने वाली हैं वो माइनस होंगी, जो ऐड ऑन करने वाली हैं वो ऐड होंगी। सेकंड चीज़ ये कि अपनी लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो लाजमी लेके आएँ। 30 मिनट्स तो अगर आप आइडियल बॉडी वेट पे हैं तो 30 मिनट्स आप दिन में कोई से भी निकाल लें। अगर आपका एक्सेसिव वेट गेन हुआ है तो आप अपना फास्टिंग के टाइम पे यानी जैसे ही आप सुबह उठते हैं नहार मुँह आप 30 मिनट्स का वर्कआउट ज़रूर कर लें, ठीक है। उसके बाद आ जाती है चीज़ कि लाइक अगर आपने लीन बॉडी है और आपको कोई स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जैसे कि पीसीओएस के अंदर एब्डोमिनल फैट नहीं जा रहा होता, इंसुलिन रेजिस्टेंस पड़ी हुई होती है या हाइपोथायराइडिज्म का केस होते हैं तो उसमें मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो हुआ होता है, उस केस में आपकी बॉडी का स्टबन फैट जो है वो होता है, देन फिर आप जो है वो ट्रीटमेंट्स की तरफ जा सकते हैं जिसमें आपके लिपोलिटिक इंजेक्शंस होते हैं या लेज़र्स होती हैं या फैट कैविटेशन के जो प्रोसेस हैं। बट ये चीज़ें भी आप अपने कंसल्टेंट की जो है उसकी कंसल्टेशन के बाद ही आप चूज़ करेंगे, खुद से आप सेलेक्ट करके नहीं जाएंगे कि भाई मुझे ये वाला ट्रीटमेंट जो है वो कर दें। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि किसी और को देख के नहीं चूज़ करना। ये मोस्टली होता है कि हम देखते हैं जी एक ब्रांड आया, उस लॉन्च हुआ है, फ्ला मेरा कज़न यूज़ कर रहा था तो अब मैंने भी सेम यूज़ करना है, उसी से ही मैंने ले लिया था, उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे ही ले लिया था। तो काइंडली ये चीज़ नहीं करें क्योंकि लाइफ जो हेल्दी लाइफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेल्दी सर्वाइवल के लिए भी। और डॉक्टर मोहम्मद उस्मान, लास्ट हमारे पास 45 सेकंड्स हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, अपना कोई पैगाम देना चाहते हैं तो वो प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा। हमने सम अप तो कर दिया पूरी डिस्कशन को। जी बस मैं ये कहूँगा कि अपनी ओरल कैविटी का, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि जितना हम एक्स्ट्रा ओरल अपीयरेंस पे स्ट्रेस करते हैं उससे ज़्यादा वी नीड टू फोकस ऑन द इंट्रा ओरल कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारी सुन्नत भी है, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ही एम्फसाइज्ड द यूज़ ऑफ मिसवाक, ठीक है, जो कि इस वक्त हम ब्रशिंग वगैरह, तो ये मामलात हैं। कभी भी नेवर निगलेक्ट एनी ओरल क्लिनिकल साइन, उसको आपने निगलेक्ट नहीं करना, ठीक है। वो एक काफ़ी अलार्मिंग बेसिकली। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान हैदर कैसरानी, बहुत शुक्रिया जी, आप आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन को भी जो डिस्कशन है वो पसंद आई होगी। और जितने भी क्वेश्चंस थे नाज़रीन, हम ओरल हेल्थ के हवाले से वो क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल 1 घंटे के अंदर हम कितना ही उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। बार बार आपको जो है वो मदऊ करते रहेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं डॉक्टर उस्मान हम जो है वो आपसे क्लियर करते रहेंगे। डॉक्टर रमशा ज़फ़र, आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आज हमारे साथ आप प्रोग्राम में हमारा हिस्सा बनी। और हम उम्मीद करते हैं कि डाइट के हवाले से या प्रोसीजर्स के हवाले से जितने भी क्वेश्चन हैं हम क्लियर करना जो है वो करने में कामयाब हुए होंगे। आपको अगर कोई ऐसी चीज़ लगती है जो हम मिस कर गए हो तो वो प्लीज़ लास्ट 10 to 20 सेकंड्स हैं उसमें कंप्लीट कर दीजिएगा, देन वी विल हम लोग जो है शुक्रिया अदा करेंगे। मैं बस ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि जो आपकी हेल्दी ईटिंग्स हैं आपका अगर वो आपकी अनहेल्दी हैं तो आप सबसे पहले तो ओबेसिटी को जो है वो आपको सफ़र करते हैं और आपकी जो ओबेसिटी है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो काइंडली अपने लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करें और कंसिस्टेंट रहें। ये 1-2 दिन की बात नहीं होती। जब भी आप किसी डाइट थेरेपी को चूज़ करें तो अपने माइंड में रखें कि हमें 6 मंथ इसको देने हैं। 3 to 6 मंथ आप लाजमी अपना कंसिस्टेंट रहें तो रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलते हैं और आप डेफिनेटली हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करेंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करेंगे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम जो है वो आपको पसंद आया होगा। जिस तरह दोनों डॉक्टर्स ने कहा कि कोई भी प्रोसीजर है या कोई भी मेडिकेशन है वो विदाउट जो है वो आपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के नहीं लेनी। हमेशा ये जो हमारे यहाँ ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने का एक रुझान है उसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, उसका उल्टा हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा होता है। और इसी के साथ डॉक्टर उस्मान ने जो बात की कि अगर आपको कोई भी चीज़ नज़र आ रही है जो कि परसिस्टेंट है, ओवर 2 वीक्स आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे माउथ में कोई ब्लिस्टर है या कोई लीजन है, उसको लाजमी तौर पर डॉक्टर को दिखाएं। और ये जो आजकल हमारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का एक रुझान है, हमें एक नज़र आ रहा होता है कि फ़लाँ सेलिब्रिटी ने करा लिया या फ़लाँ ने करा लिया तो मुझे भी वो कराना की ज़रूरत है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, हर चीज़ आपके मुताबिक ही होगी। दोनों डॉक्टर साहिबान का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपने मेज़बान थे हम आसम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।